सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देती हूँ कल की क्लास में जो पढ़े थे। बेसिकली कल की क्लास में हम लोग ने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह की पार्टनरशिप होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जिसमें आप टाइम फिक्स कर देते हो या तो पीरियड फिक्स कर देते हो, वो हो जाती है आपकी पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। और जिसमें कोई पीरियड फिक्स नहीं रहता है, कोई प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं रहता है, वो होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के लिए दो कंडीशन होता है, कहाँ दिया हुआ है सेक्शन 7 में, कि इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है और इसमें कोई प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं होता है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड में जो टर्म है वो फिक्स रहता है। अच्छा, वो जो जैसे ही वो टर्म एक्सपायर हो जाता है वैसे ही पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड भी एक्सपायर हो जाती है। बट अगर उसके बाद भी आप अपना कंटिन्यू रखते हो तो वो बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद धंधे के बेसिस पे, बिजनेस के बेसिस पे दो तरह की पार्टनरशिप होती है। कौन कौन सी होती है धंधे के बेसिस पे? एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक होती है जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे मैंने रोड वाले टेंडर का एग्जांपल दिया था कि आप सिर्फ रोड कंस्ट्रक्ट कराने के लिए पार्टनर बने हो, तो जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी और आपकी लाइबिलिटी भी सिर्फ उसी काम से रिलेटेड आएगी और कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो सकती। जनरल पार्टनरशिप, जनरल कोई भी धंधा करने के लिए होता है, कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं होता है, आप जनरल कोई भी चीज का धंधा कर सकते हो और इसमें कोई भी काम को लेकर के पार्टनर्स की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। जब हम अग्रीमेंट को लिखित में ले लेते हैं, जिसमें हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं पार्टनर्स के रिलेशनशिप की, वो होती है पार्टनरशिप डीड। और इसको रजिस्टर कराना जरूरी है क्या? रजिस्टर कराना जरूरी तो नहीं है गवर्नमेंट के पास, लेकिन कराना चाहिए, राइट। और ये राइटिंग में होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, मैंने कैसे याद कराया था? वैसे तो बहुत कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, लेकिन याद कराने के लिए मैंने आपको लिंक कराया था। लाइक सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नाम किसका? फर्म का नाम हेरा फेरी और पार्टनर्स का नाम राजू श्याम। उसके बाद क्या है, कहाँ है, क्या बिजनेस है और प्लेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद कब चालू हुआ, कब तक चलेगा, कब चालू हुआ कब तक चलेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा मिलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद करो, जिस तरीके से मैं पढ़ाई हूँ ना उसी तरीके से रिवाइज करोगे ना, एक एक पॉइंट याद आ जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं भूलोगे। उसके बाद आना और जाना यानी कि एडमिशन और रिटायरमेंट। फिर आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। और तीन चीज का प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रोविजन फॉर सैलरीज, प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ फ्रॉड। तो ऐसे याद करोगे, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजी इजी एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनर देखा था, एक होता है एक्टिव, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में और ऑब्वियसली वो एक्सप्रेसली अपॉइंट होता है, कैसे? अग्रीमेंट के द्वारा वो पार्टनर बनता है और वो मेहनती बंदा होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सबको पता है वो पार्टनर है, तो जब वो छोड़ के जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। स्लीपिंग पार्टनर को हम डोरमेंट, एक्टिव पार्टनर को हम एक्चुअल पार्टनर भी बोलते हैं और सेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर क्या होता है? वो अग्रीमेंट के द्वारा अपॉइंट तो होता है, पैसे भी लगाता है, प्रॉफिट भी विड्रॉ करता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है, तो वो डेली डेली जाके दुकान में बैठता नहीं है। दुकान है, उसकी भी है दुकान, मान के चलो एक दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, दो लोग मिलके, दो लोग की पार्टनरशिप में, मान के चलो दो भाई हैं, एक है रमेश और एक है सुरेश, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि चारों को कंफ्यूजन है इसमें। तो दो पार्ट, चारों ध्यान से सुनना। मान के चलो दो भाई हैं, एक है रमेश एक है सुरेश, दोनों भाई हैं। दोनों ने अपना आधा आधा पैसा लगा करके एक दुकान खोल ली, ग्रोसरी की दुकान खोल ली, ठीक है। अब वो दुकान खोल ली, वो दुकान चला रहे हैं दोनों, दुकान दोनों की है, पैसा दोनों का लगा हुआ है, प्रॉफिट जो मिलता है ना वो भी दोनों बराबर बराबर बांटते हैं। मतलब जितना भी दुकान से प्रॉफिट आता है, वो ग्रोसरी की दुकान से जितना भी प्रॉफिट आता है, दोनों रमेश और सुरेश दोनों बराबर बराबर बांटते हैं, 50-50%, दोनों पार्टनर है क्या? हाँ। लेकिन क्या है, जो रमेश है ना वो बेचारा जॉब करने भी जाता है, वो जो रमेश है वो जॉब करने भी जाता है, तो उसके पास टाइम नहीं है, तो दुकान में बैठता ही नहीं है। पूरा दिन दुकान में कौन बैठता है? पूरा दिन दुकान में सिर्फ सुरेश बैठता है। तो डेली का डेली मैनेजमेंट कौन करता है? कस्टमर वगैरह आते हैं तो उनसे डील कौन करता है? सुरेश करता है, ठीक है। तो जो रमेश है वो दुकान में आता ही नहीं है देखने के लिए, पूरा सुरेश के ऊपर छोड़ दिया कि तू दुकान संभाल ले, तू पूरा दुकान संभाल ले। वो देखता भी नहीं है क्या चल रहा है, कितनी बिक्री हुई, क्या नहीं, कुछ नहीं। तो वो मैनेजमेंट नहीं करता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो डेली दुकान में आता नहीं, क्योंकि उसको और भी काम रहता है, वो जॉब करने जाता है। लेकिन दुकान उसकी भी है क्या? हाँ, दुकान उसकी भी है, दुकान उसकी भी है, पैसा उसका भी लगा हुआ है, प्रॉफिट में उसको बराबर हिस्सेदारी मिल रही है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, डेली डेली दुकान में काम करने जाता नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। समझ में आया?
ठीक है। अच्छा, एक डाउट आप लोगों के मन में आना चाहिए, मैम तो ये एक बात बताओ, मान के चलो मैंने एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या बात आपके दिमाग में आनी चाहिए? मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हूँ आपको एक छोटा सा, कि मान के चलो जैसे मैंने रमेश और सुरेश का एग्जाम्पल दिया, मेरे को याद आ गया चारों के डाउट से। जैसे मान के चलो ये रमेश है और ये सुरेश है। मैंने आपको रमेश और सुरेश का एग्जाम्पल दिया कि ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों ने मिलकर के एक ग्रोसरी की दुकान खोली। अब इसमें दोनों का 50-50% शेयर है, यानी 1:1। मतलब मान के चलो दोनों ने बराबर पैसे लगाए हैं। अब प्रॉफिट जो भी होता है दोनों को बराबर बराबर बढ़ता है, 50-50%, आधा आधा दोनों में बढ़ जाता है। लेकिन ये जो रमेश है, ये काम पे नहीं जाता है, मतलब दुकान में नहीं बैठता, दुकान नहीं संभालता है, दुकान नहीं संभालता है। ये जो सुरेश है ये अकेला पूरा दुकान संभालता है। ये जो सुरेश है डेली जाता है दुकान में बैठता है, सुबह दुकान की शटर खोलता है, रात को यही बंद करता है, पूरा देर दुकान में बैठा रहता है, पूरा दुकान का मैनेजमेंट, हर चीज जो है दुकान का सुरेश संभालता है। तो आप बोलोगे मैम फिर भी प्रॉफिट बराबर बराबर बट रहा है, प्रॉफिट इसको भी उतना ही मिल रहा है, उसको भी उतना ही मिल रहा है, जबकि ये तो दुकान जा ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, पूरा काम सुरेश कर रहा है, तो सुरेश के साथ गलत नहीं हो गया? सुरेश क्या हो गया? एक्टिव पार्टनर हो गया। और रमेश क्या हो गया? स्लीपिंग पार्टनर हो गया। तो आप लोग बोलोगे ये स्लीपिंग पार्टनर कुछ काम कर नहीं रहा है, कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, सुरेश जो है वो इतना काम कर रहा है, फिर भी दोनों के पास बराबर प्रॉफिट बट रहा है, गलत नहीं हो गया सुरेश के साथ? आप लोग नहीं बोलोगे? ये क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में नहीं आया? हम्म, बोलो बोलो, है ना? बोलो बोलो, आया दिमाग में क्वेश्चन? आया कि नहीं आया? ऐसे नो नहीं आया? तो अभी आया, अभी 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 ये क्वेश्चन उत्पन्न हुआ दिमाग में? आंसर है आप लोगों के पास इसका? यस, आंसर है आप लोगों के पास इसका? हाँ, वेरी नाइस। मुझे आर्ची का आंसर बहुत अच्छा लगा, कि कैपिटल कंट्रीब्यूट किए इसलिए बराबर पैसा मिल रहा है, बराबर, क्योंकि जो प्रॉफिट मिलता है वो बेसिकली आप ओनर हो इसीलिए आपको मिलता है, ये नहीं कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो इसलिए आपको मिल रहा है। तो बेसिकली ना, यहाँ सुरेश जो है ना, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, वो एक्टिव पार्टनर है, रमेश जो है स्लीपिंग पार्टनर है, तो रमेश को सैलरी नहीं मिलेगी। ये जो सुरेश है ना, उसको प्रॉफिट शेयरिंग तो मिलेगा, उसके अलावा जो वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है ना, जो वो एक्स्ट्रा डेली दुकान में जा रहा है, डेली काम कर रहा है, जो वर्किंग कर रहा है वो, उसके लिए अलग से उसको सैलरी भी मिलेगी, और ओवर एंड अबव द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही, प्रॉफिट तो अलग है, प्रॉफिट क्योंकि आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आप ओनर हो, इसलिए प्रॉफिट दोनों को मिल रहा है। बट ये जो सुरेश है, क्योंकि ये डेली डेली काम करने जा रहा है दुकान पे, रमेश नहीं जा रहा है, इसलिए सुरेश को एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी डेली काम करने के नाम की, तो इसलिए यहाँ पर उसके साथ गलत नहीं हुआ। समझ में आया? तो स्लीपिंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो पैसा लगा रखा है, प्रॉफिट भी विड्रॉ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और लाइबल होगा क्या थर्ड पार्टीज को? बिल्कुल लाइबल भी होगा, लेकिन बस क्या बोलते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिजनेस में, मतलब वो डेली डेली जाके काम नहीं कर रहा है, काम पूरा एक्टिव पार्टनर संभाल रहा है, वो काम नहीं संभाल रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब ये क्योंकि ये स्लीपिंग पार्टनर कोई इसको जानता नहीं है, तो ये जब छोड़ के जाएगा तो इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने नॉमिनल पार्टनर बताया था, मेरा एग्जांपल लेकर के। नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम का, नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम का, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, रियलिटी में वो पार्टनर नहीं है, उसको बस हमने नाम का पार्टनर बना लिया है। एक्चुअल में रियलिटी में वो पार्टनर नहीं है, क्यों? ना ही उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ना ही वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, ना ही वो बिजनेस में टेक डिसीजंस ले रहा है, ना ही वो बिजनेस में टेक पार्ट ले रहा है, मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस उसने अपना नाम दे दिया है। जैसे आप लोगों की फर्म में मैंने अपना नाम दे दिया था कि ठीक है मेरा नाम यूज कर लो, मैं भी तुम्हारी पार्टनर, तो बस हमारा नाम यूज कर रहे हैं, बस नाम के लिए हम पार्टनर है। क्यों? किसी की गुडविल अच्छी होती है ना, किसी का नाम अच्छा होता है, तो हम उसको बोल देते हैं प्लीज अपना नाम दे दो हमारे फर्म के साथ, हमारी फर्म का भी नाम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये होता है नॉमिनल पार्टनर। बट मेरा नाम सुन के लोग इस फर्म के साथ कांटेक्ट करेंगे तो मैं थर्ड पार्टी को लायबल होंगी क्या? हाँ, तो नॉमिनल पार्टनर के बारे में अपन ने पढ़ा था, वो बंदा जो अपना नाम लेंड कर देता है फर्म को, जिसमें उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता है। क्या हम कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं। क्या हम प्रॉफिट शेयर करते हैं? नहीं। क्या हम मैनेजमेंट में टेक पार्ट करते हैं? नहीं। क्या हमारा कोई इंटरेस्ट होता है बिजनेस में? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को हम लायबल होंगे, क्योंकि हमारा नाम इन्वॉल्व है, हमारे नाम की वजह से लोग डील करेंगे फर्म के साथ। ठीक है।
उसके बाद था पार्टनरशिप इन प्रॉफिट, ये तो लड्डू है, सिर्फ इसको प्रॉफिट मिलता है, लॉस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लाइबल होगा थर्ड पार्टीज को, हाँ होगा, लेकिन लाइबल भी उतना ही होगा जितना प्रॉफिट मिला है, उतना ही, उससे ज्यादा लाइबल नहीं हो सकता। इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर जो जा रहा है। अब इनकमिंग पार्टनर होगा तो वो जिस दिन से आया है उसके बाद के कामों के लिए वो लाइबल होगा। आउटगोइंग पार्टनर यानी वो चला गया तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक के सारे कामों के लिए वो लाइबल होगा, जैसे ही वो पब्लिक नोटिस दे देता है उसके बाद वो लाइबल नहीं होगा। इसी के साथ हमने रिवाइज कर लिया हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया 10 मिनट, क्योंकि मैंने स्लीपिंग पार्टनर डिटेल में समझाया। ठीक है, समझ में आया क्या? कल वाले टॉपिक कितने प्यार मोहब्बत से अपन ने, सोचो 2-2.5 घंटे में जो पढ़े थे अपन, उसको अपन ने 10 मिनट में रिवाइज कर लिया, कितना प्यार से, समझ में आया? ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग यूनिट 1 सबको रिवाइज करके आए हैं, यूनिट 1 सबको रिवाइज करके आए हैं। रिवाइज करते रहना, करते जाना, चलते जाना, एग्जाम्स आर कमिंग नियर, एग्जाम्स आर कमिंग नियर। लॉ में तो नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, 11th 12th में कभी लॉ नहीं पढ़ते हैं, लॉ आप लोगों के लिए पूरा नया है, तो लॉ को डेली रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉ को डेली टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज 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 डेली अपन जो पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, रिवाइज करके आना, बिना रिवाइज किए मत आना अगली क्लास में। और फिर मैं एक बार फिर से क्लास में रिवाइज कर दूंगी तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, वो कंसेप्ट आपके दिल दिमाग सब जगह बैठ जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैडम आज क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, एक टॉपिक रह गया था बस, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, तो हम करेंगे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, और फिर उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर करेंगे। एमसीक्यूज तो मेरे हिसाब से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट बोलोगे तो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एंड देन चैप्टर 2 चालू कर देंगे, यूनिट 2 चालू कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब जितना हो पाएगा करेंगे, यूनिट 2 में जितना हो पाएगा, 1 पेज 2 पेज जितना हो पाएगा उतना करेंगे यूनिट 2 का, बट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28। हाय अल्लाह मैडम डायरेक्ट 28 में पहुंच गए। हाँ जी, तो लिस्ट अपडेट कर लेना, अपनी लिस्ट अपडेट कर लेना, कर लिए थे क्या कल? अच्छा हाँ कर लिए थे। सेक्शन 28 लिस्ट बना रहे हो ना, ये जैसे मैंने लिस्ट बनाया था, लिस्ट ऑफ सेक्शन बनाने। ठीक है, तो सेक्शन 28 बना लो, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट क्या होता है ये मेरे को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, जैसे मान के चलो कि ये एक फर्म है, ये एक फर्म है, अब यहाँ पर श्रेया, आर्ची, प्रियांशी पार्टनर है, 3 लोग पार्टनर है, श्रेया, आर्ची और प्रियांशी। अब हुआ क्या, ये लोग गए थे कहीं मस्त, क्या चीज का धंधा करते हो तुम लोग? ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटी पार्लर, अरे ब्यूटी पार्लर छोटा टर्म हो गया, हम बड़ा सा फैंसी सैलॉन वर्ड यूज करेंगे, सैलॉन, एकदम प्रोफेशनल सैलॉन, महंगा वाला। ठीक है, तो ये तीनों धंधा कर रहे हैं किसका? प्रोफेशनल सैलून का। अब ये लोग सामान लेने गए, मान के चलो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ना, सारे पार्लर में यूज होने वाले, सब 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 खरीदारी करने गए। तो ये लोग डील करने गए क्लाइंट के साथ। हुआ क्या कि मान के चलो, मान के चलो ये लोग कुछ प्रोडक्ट सेल करने गए, ये लोग प्रोडक्ट सेल करने गए किसको? मार्केट में हम ऑफर दे रहे थे इतने में इतना, 50% ऑफ, ऐसा वैसा। अब इधर क्या था, इधर मैं भी खड़ी थी। ठीक है, इधर मैं भी खड़ी थी, और ये क्या हुआ, कोई खरीद नहीं रहा था इनके प्रोडक्ट्स, तो इन्होंने, मेरा नाम था मार्केट में, तो इन्होंने मेरे मेरे को सबको बताया कि देखो इशिका दीदी भी हमारी पार्टनर है, ये देखो। तो ये लोग ने बोला फिर, हाँ इशिका दीदी भी हमारी पार्टनर है, देखो ये भी यूज करती है ये प्रोडक्ट, देखो कितना निखार आ गया है, देखो कितना ज्यादा निखार आ गया है ये सारा प्रोडक्ट यूज करके, तो आप भी करो, आप भी करो ये प्रोडक्ट्स यूज, देखो इशिका दीदी हमारी पार्टनर है। और आप लोग जब मेरा नाम यूज कर रहे थे कि नहीं इशिका दीदी हमारी पार्टनर है, तो मैंने हाँ में हाँ मिला दिया, मैंने कुछ मना नहीं किया, मैंने मना नहीं किया,
कि नहीं मैं तो नहीं हूँ इनकी पार्टनर। मैंने हाँ में हाँ मिला दिया। मैंने या फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस चुप रही, मैंने बोला ठीक है भाई, बना रहे हैं बना दो। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं ना ही मैंने मार्केट में किसी के सामने कुछ बोला कि भैया मैं तो नहीं हूँ इनकी पार्टनर, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं। मैं बस अग्री कर दी, जब इन लोग ने बोला कि इशिका दीदी हमारी पार्टनर है तो मैंने अग्री कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने अग्री कर दिया कि चलो ठीक है, या फिर मैंने ऐसे मुंडी ला दी, या मैं ऐसे शांति से खड़ी थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ पार्टनर। अब क्या हुआ, ये सारे लोगों ने सामान खरीद लिया। हुआ क्या कि वो प्रोडक्ट क्या है ना, ये सारे लोगों को एलर्जी कर गया, ये सारे लोगों को एलर्जी कर गया, ये सारे लोगों को वो प्रोडक्ट से एलर्जी हो गई। और ये लोग सब ना पैसा मांगने लग गए। एक तो रिफंड अलग मांगा इन लोगों ने कि नहीं नहीं अपने प्रोडक्ट वापस लो, ये गलत प्रोडक्ट है, हमें एलर्जी हो गई, ऐसा वैसा। और लाइबल ठहराने लग गए कि पैसा वापस करो, पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। अब एक बात बताओ, यहाँ पर लाइबल सिर्फ श्रेया, आर्ची और प्रियांशी होंगे कि मैं भी लाइबल होंगी? मैं पार्टनर नहीं हूँ ना, मैं पार्टनर नहीं हूँ। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर लाइबल सिर्फ श्रेया, आर्ची और प्रियांशी होंगे कि मैं भी लाइबल होंगी? जल्दी बताओ, अनम्यूट करके बता दो। मैं भी होंगी लाइबल। वेरी नाइस, वेरी गुड श्रेया, करेक्ट आंसर। मैं होंगी लाइबल, भले ही मैं यहाँ पार्टनर नहीं हूँ। क्यों पता है? क्योंकि बोलते हैं ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आप नहीं थे पार्टनर, फिर भी आपने लोगों को दिखाया कि आप हो पार्टनर। सर, आपने भले हाँ नहीं बोला कि मैं हूँ पार्टनर, लेकिन आपने ना भी तो नहीं बोला कि मैं नहीं हूँ पार्टनर। तो इसका मतलब कि आप अपनी सहमति दे रहे हो। जब आर्ची प्रियांशी ने बोला कि दीदी हमारी पार्टनर है, दीदी हमारी पार्टनर है, तब मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला हाँ, मैंने, या फिर मैं चुप खड़ी थी। तो भैया अगर आप नहीं हो पार्टनर तो आपको बोलना चाहिए ना, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, उनको करेक्ट करना चाहिए कि नहीं नहीं भैया मैं नहीं हूँ पार्टनर। बट मैं वहां चुप खड़ी थी, मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं पार्टनर हूँ कि नहीं हूँ, मतलब मैं सहमति दे रही हूँ। मैंने एक प्रकार से आर्ची और प्रियांशी को सहमति दे दिया, चलो ठीक है यूज कर लो मेरा नाम। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं एक्चुअल में पार्टनर नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने लोगों के सामने दर्शाया कि मैं पार्टनर हूँ। बात को समझो मेरी, मैं एक्चुअल में पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने लोगों के सामने होल्ड आउट किया कि मैं पार्टनर हूँ। मैंने लोगों के सामने दिखाया, प्रिज्यूम किया कि मैं पार्टनर हूँ। या तो मैंने खुद से बोला, या तो किसी और ने बोला और मैं उसको कंसेंट दिया मैंने, या तो मैंने मना नहीं किया। उस केस में मुझे पार्टनर मान लिया जाएगा, पार्टनर मान लिया जाएगा। मैम क्या जनरल सारे पर्पस के लिए पार्टनर मान लिया जाएगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको एकदम ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं। देखो, मैंने किन लोगों के सामने दर्शाया कि मैं पार्टनर हूँ? यहाँ पर 5 लोग खड़े थे, 1 2 3 4 5, जिन्होंने ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे, उनको मैंने दिखाया, मैंने इन 5 लोगों के सामने दिखाया कि मैं पार्टनर हूँ। और मेरी वजह से उन 5 लोगों ने, वैसे वो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे, मेरा नाम देख के खरीदे, वो लोग मेरा नाम देख के खरीदे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सिर्फ इन 5 लोगों के सामने दिखाया कि मैं पार्टनर हूँ, और मेरी वजह से इनको नुकसान हो गया। तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, क्योंकि ये जो इनको एलर्जी हुई है, इसके नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं भी लायबल हूँ, क्योंकि मैंने भी इनको दर्शाया था हाँ मैं पार्टनर हूँ, और मेरा नाम देख के ये लोग ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदे थे। तो बात को समझो, यहाँ मैंने सिर्फ जिन लोगों को दिखाया, जिन लोगों के सामने मैंने ये प्रिज्यूम किया कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने मैं लायबल होंगी, सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रति मैं लायबल होंगी। मतलब सिर्फ इन 5 लोगों की तरफ अगर लाइबिलिटी आती है तो मैं पे करने के लिए लायबल होंगी। मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। कौन से पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए? ये जो इन 5 लोगों को ब्यूटी प्रोडक्ट सेल किया गया, सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मैं पार्टनर मानी जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को भी लाइबिलिटी आएगी इनको पैसा देने की। अब ऐसे ही तो लाइबिलिटी नहीं ला देंगे ना, तो एक कंसेप्ट ला दिया पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि ये बेचारे 5 लोग आपके नाम के फेथ पे प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपको मान लिया जाएगा कि आप पार्टनर हो, और आपको इनको रिफंड देने के लिए, पैसा देने के लिए आपकी भी लाइबिलिटी आ जाएगी, तो ये होता है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। अब मेरे को एक बात बताओ,
बाद में मैं आ गई, फिर वहां से मैं आ गई, फिर राजनांदगांव से मैं आ गई। अब बाद में श्रेया, आर्ची, प्रियांशी अलग से दूसरे मार्केट में गए और कुछ और लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया, कुछ और नए लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया। और जब इन लोगों को प्रोडक्ट बेचा तब मेरा नाम यूज नहीं किया उन्होंने, तब मेरा नाम उन्होंने यूज नहीं किया, तब उन्होंने अपने ही नाम से बेचा। तो क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए भी मैं पार्टनर मानी जाऊंगी? मेरे को जल्दी बताओ अनम्यूट करके, क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए भी मैं पार्टनर मानी जाऊंगी क्या? नहीं, वेरी गुड, नहीं मानी जाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने मेरा नाम यूज नहीं किया, और यहाँ ना मैंने इन लोगों को तो मैंने नहीं दिखाया ना कि मैं पार्टनर हूँ। भैया इन लोगों को तो गलत फैमिली नहीं हुई ना कि मैं पार्टनर हूँ। गलत फैमिली किसको हुई थी? इन स्टार्टिंग वाले 5 लोगों को हुई थी गलत फैमिली कि मैं पार्टनर हूँ। इसीलिए इसीलिए पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट में आपको पार्टनर माना तो जाता है, लेकिन आपको आजीवन, जीवन भर के लिए, हर ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनर नहीं माना जाता है। सिर्फ जिन लोगों के सामने आप ये दिखाते हो, आप ये दर्शाते हो कि मैं पार्टनर हूँ, उनको अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई करने के लिए आपको पार्टनर माना जाता है। आप जनरली पार्टनर नहीं बन जाते हो उस फर्म के। समझ में आया? जस्ट बिकॉज कि आपके ऊपर लाइबिलिटी आ पाए और आप भी उसके नुकसान की भरपाई करो, इसीलिए आपको उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनर मान लिया जाता है, क्योंकि आपने होल्ड आउट किया था, आपने दर्शाया था, आपने लोगों को दिखाया था कि मैं पार्टनर हूं। तो अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ इसका। मान के चलो एक फर्म है, ABC एंड एसोसिएट्स। इसमें 3 पार्टनर हैं, A, B और C। ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें 3 पार्टनर है, A, B और C। इनका एक और दोस्त था, D। वो इसमें पार्टनर नहीं था, बट डी को ना सारी खबर रहती थी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मान के चलो ये तीनों ने ना एक प्रोडक्ट सेल किया, मान के चलो अपने कुछ 1 करोड़ का सेल्स किया इस बंदे को, मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स को 1 करोड़ की सेल्स की। अब एक्स को पेमेंट करना था, एक्स को पेमेंट करना था। तो ये जो डी भाई साहब थे, इन्होंने बोला, अरे मेरे को कर दे, अरे मेरे को कर दे पेमेंट, मेरे को कर दे पेमेंट, मैं भी तो पार्टनर ही हूँ। अरे भाई एक काम कर, मेरे को कर दे पेमेंट, मैं भी तो पार्टनर ही हूँ। ये जो मिस्टर डी डी था ना, ये बदमाश निकला। ये जो मिस्टर डी था, इसने बोला, इसने लोगों के सामने बोला, बाहर वाली पार्टी, थर्ड पार्टी, ये जो मिस्टर एक्स है, ये जो थर्ड पार्टी है, उसके सामने बोला कि अरे मैं पार्टनर हूँ। नकली कागजात बना के दिखा दिए, मैं पार्टनर हूँ, एक काम कर मेरे को पेमेंट कर दे, मैं आधा आधा बांट दूंगा सबके बीच में, एबीसी के बीच में। तो यहाँ पर डी ने बाहर वालों को बताया कि मैं पार्टनर हूँ, जबकि वो पार्टनर नहीं है, वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। बात समझो, मिस्टर डी एक्चुअल में उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल में वो पार्टनर है ही नहीं। लेकिन उसने झूठा झूठा लोगों के सामने बोला कि मैं तो पार्टनर हूँ, मेरे को कर दो पेमेंट, मेरे को कर दो पेमेंट। और इसने झूठ बोल के कि मैं पार्टनर हूँ, 1 करोड़ रुपए का पेमेंट ले लिया और खा गया वो पैसा, खा गया वो पैसा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉ क्या बोलेगी कि भैया, लॉ बोलेगी कि भैया आपने क्योंकि बोला कि मैं पार्टनर हूँ, अब मान लिया जाएगा कि आप पार्टनर हो और आपको वो 1 करोड़ रुपए मिस्टर एक्स के वापस करने पड़ेंगे। आपको खा नहीं सकते मिस्टर एक्स का, वो फर्म के नाम पे आपने लिए थे। तो बात समझो, ताकि फ्रॉड ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, इसीलिए कंसेप्ट आया पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट का। अब मिस्टर डी क्या जनरली हर चीज के लिए इस फर्म का पार्टनर माना जाएगा? नहीं, ही विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर only for only for transaction with Mr. X, only for this particular purpose, only for refunding the money of Mr. X, ताकि वो जो सामने वाले का पैसा है वो उसको वापस कर पाए, जो उनके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, जो मिस्टर डी की लाइबिलिटी आ रही है, वो उसको पे कर दे, वो उसको पे कर दे, ताकि हम मिस्टर डी को लाइबल ठहरा सके। सिर्फ उस पर्पस के लिए हम बोल रहे हैं कि मिस्टर डी विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने दिखाया, मिस्टर डी ने लोगों के सामने दिखाया कि मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ। तो भैया अब आप पार्टनर मान लिए जाओगे। ये मान लिया जाएगा कि आपने 1 करोड़ रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, या तो वो मिस्टर एक्स को वापस करो, या तो वो पूरा जो 1 करोड़ आपने लिया है, जो 1 करोड़ आपने लिया है
उसको मिस्टर एबीसी को पूरा का पूरा दो, मिस्टर एबीसी को पूरा का पूरा दो, मिस्टर एबीसी को पूरा का पूरा पेमेंट कर दो। बात समझ में आई? देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप पार्टनर नहीं हो लेकिन आप लोगों के सामने दिखाते हो कि मैं पार्टनर हूँ, या आपको कोई बोल रहा है कि पार्टनर हो और आपने मना नहीं किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि आप पार्टनर हो और उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से जो भी किसी को नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई करने की लायबिलिटी आपके ऊपर भी आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? ये होता है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। एक बार देखते हैं, एक बार बुक की लैंग्वेज रीड कर लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, आपको स्टॉप कर दिया जाएगा टू डिनाई दैट यू आर नॉट अ पार्टनर। You said in public that you are a partner. Now it will be considered that you are a partner. You cannot deny this fact. You cannot deny. You will be stopped from denying this fact. So अगर आप लोगों के सामने बोल रहे हो मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, अब चुप हो जाओ भैया, अब चुप हो जाओ, आप पार्टनर हो, आप पार्टनर हो। दिस इज नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, स्टॉपल लग जाएगा, स्टॉपल लग जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा आपको डिनाई करने से। अब आप डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई यानी कि अब आप मना नहीं कर सकते कि आप नहीं हो। आप ही ने तो बोला था ना कि आप पार्टनर हो, अब मान लिया जाएगा कि आप पार्टनर हो। दिस इज नोन एज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट और पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट और पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर। होल्ड्स हिमसेल्फ आउट मतलब लोगों के सामने दिखाना कि मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं। दिस इज, इसको हम बोलते हैं वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट, मतलब वो अपने आप को बता रहा है कि मैं पार्टनर हूं। होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, होल्ड हिमसेल्फ, शो हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर। वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, और होल्ड हिमसेल्फ मतलब खुद से बता रहा है मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, या फिर अलाउज अदर टू डू सो। अदर, पिछले वाले एग्जाम्पल में चारू प्रियांशी मेरा नाम यूज कर रहे थे कि ईशिका दीदी हमारी पार्टनर है, मैंने मना नहीं किया, और मैंने मना नहीं किया, मैं वहां बस खड़ी होकर सुन रही थी, मतलब इनडायरेक्टली मैं उनको अलाउ कर रही हूँ मेरा नाम यूज करने के लिए। क्योंकि अगर मैं नहीं अलाउ करती तो मैं मना करती ना, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ पार्टनर, मेरा नाम यूज मत करो, लेकिन मैंने नहीं किया, मतलब इनडायरेक्टली मैं उनको अलाउ कर रही हूँ कि ठीक है मैं पार्टनर, मैं उनको अलाउ कर रही हूँ, हाँ ठीक है मैं पार्टनर हूँ। समझ में आया? यहाँ पर भले ही मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, एक्सप्रेसली मैंने हाँ नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैंने मना भी तो नहीं किया, तो इस केस में आई एम अलाउइंग अदर्स टू यूज माई नेम, आई एम अलाउइंग अदर्स टू यूज माई नेम एज अ पार्टनर। फर्स्ट वाले सिचुएशन में मैं खुद बता रही हूँ मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ। तो वेयर, वेयर मतलब इफ अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और अलाउज अदर टू डू इट, और अलाउज अदर्स टू डू इट, देन ही विल बी स्टॉप्ड, ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड। अब आप डिनाई नहीं कर सकते, पहले आप ही ने बोला था आप पार्टनर हो, अब आप मना नहीं कर सकते, अब आप मना नहीं कर सकते, अब आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड, मतलब उसने जो कैरेक्टर अज्यूम किया पार्टनर का, वो बोला कि मैं पार्टनर हूं, तो अब आप पार्टनर हो, अब आप डिनाई नहीं कर सकते। ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही अज्यूम्ड एंड अपॉन द फेथ ऑफ विच क्रेडिटर मे बी प्रिज्यूम टू हैव एक्टेड। क्रेडिटर्स मतलब हमें जिसे पैसा देना है, अगर हमारे हमारे फेथ पे किसी ने बिजनेस को उधारी दे दी, हमारे फेथ पे किसी ने बिजनेस को उधारी दे दी, तो उस उधारी को रीपे करने के लिए हम भी लायबल होंगे। एक और एग्जांपल लेती हूँ इसका, मान के चलो कि ये सेम आर्ची, प्रियांशी और श्रेया की फर्म थी, आर्ची, प्रियांशी और श्रेया की फर्म थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, इन तीनों ने बैंक में गए लोन लेने, एसबीआई में, इनको लोन नहीं मिल रहा था, इनको लोन नहीं मिल रहा था, फिर ये लोग मेरे को साथ में लेके गए, मेरे को साथ में लेके गए, तो मेरी तो पहचान थी एसबीआई में, मेरी तो पहचान थी, तो वो बोले यार ये तो अच्छा है, ठीक है इशिका मैम है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि इशिका मैम तो हमारी पार्टनर है, हाँ हाँ इशिका मैम तो हमारी पार्टनर है, हमको तो लोन दे दो, हम आपको तो भरोसा होगा ही मैम के ऊपर, तो हमें लोन दे दो, हम आपका पैसा तो आपको पता ही है डिफॉल्ट तो होगा नहीं। तो हुआ क्या, ये लोग लोन लेने जा रहे थे, बैंक से लोन मिला नहीं, लेकिन फिर इन लोगों ने मेरा नाम यूज किया, और मैं भी वहीं बैठी थी, मेरे को लेकर के गए थे लोग, मेरे को लेकर के गए थे, मैं वहीं बैठी थी, और ये लोग ने ये बोल दिया कि इशिका मैम तो हमारी पार्टनर है। मैंने मना नहीं किया, मैं बस बैठ के सुन रही हूँ, मैंने मना नहीं किया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो यहाँ पर
पर मैं भी बैठी हुई थी और ये लोग ने बोल दिया मैं पार्टनर हूँ। मैं भी ऐसे सुन रही हूँ, बैठी हुई हूँ शांति से। अब एसबीआई ने सोचा यार ऋषिका मैम पार्टनर है तो अच्छा ही होगा, दे ही देते हैं लोन। और फिर एसबीआई ने मेरे नाम के भरोसे लोन दे दिया, कितने का, 5 करोड़ का। 5 करोड़ का लोन दे दिया, 5 करोड़ का लोन दे दिया। अब ये जो लाइबिलिटी उत्पन्न हुई है ये मेरे नाम से हुई है, मतलब क्योंकि मैं भी पार्टनर थी, मेरा नाम भी यूज करके हुई है, तो यहाँ पर मैं भी एसबीआई को पेमेंट करने के लिए लायबल होंगी। मतलब अगर मान के चलो इनका इनका फर्म नहीं चलता, मान के चलो इनका ब्यूटी पार्लर नहीं चला, इनका ब्यूटी पार्लर, इनका सैलून नहीं चला और बिजनेस फेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर नहीं चला, सैलून नहीं चला, बिजनेस फेल हो गया, तो पेमेंट करने के लिए अब कौन कौन लायबल होगा? सारे पार्टनर्स बराबर बराबर लायबल होंगे। यानी कि ये 5 करोड़ में से समझ लो आधा कितना हो जाएगा, 1.25 करोड़, समथिंग लाइक दैट। 4 लोग में डिवाइड करेंगे तो मैं भी पे करने के लिए लायबल होंगी। क्यों? आप बोलोगे मैम आप क्यों लायबल होगे, आप तो पार्टनर ही नहीं हो। मैं पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने एसबीआई के सामने दिखाया ना कि मैं पार्टनर हूँ। जब आरची प्रियांशी लोग बोल रहे थे कि इशिका दीदी हमारी पार्टनर है, तब मैंने मना नहीं किया, तब मैंने मना नहीं किया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। मतलब मैंने अलाउ किया इन लोगों को मेरा नाम यूज करने का कि हाँ मैं पार्टनर हूँ। अब आप पार्टनर माने जाओगे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, आप मना नहीं कर सकते कि आप पार्टनर नहीं हो। अब जब फर्म आएगी ना मेरे को पैसा मांगने कि चलो चलो 5 करोड़ का लोन है, आधा आधा सब पे करेंगे, चारों में आधा आधा बटेगा, चलो अपना 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 हिस्से का पैसा लाओ 5 करोड़ का लोन रीपे करने के लिए, तो मैं बोल नहीं सकती मैं क्यों लाऊं, मैं क्यों पैसा लाऊं, मैं थोड़ी पार्टनर हूँ आपकी, मैं काहे दूं पैसा, मैं ये लोन का पैसा काहे दूं, मैं थोड़ी हूँ तुम लोग की पार्टनर। तो लॉ बोलेगा आप हो, आपको पता नहीं है पर आप हो, क्योंकि ये एसबीआई के सामने आपने दिखाया था कि आप पार्टनर हो, तो अब इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप पार्टनर हो और ये क्रेडिटर का पेमेंट करने की लाइबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी। अच्छे से समझ में आया कि नहीं? एकदम दिल दिमाग सब जगह बैठ जाना चाहिए। ये एसबीआई वाला एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में बना सकते हो, ये एसबीआई वाला एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए आप इसको कॉपी में बना सकते हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग the character he has assumed, he will be stopped from denying the character he has assumed, and upon the faith of which, upon the faith means जिस पे भरोसा करके, मतलब मेरे नाम पे भरोसा करके, upon the faith of which creditor may be presumed to have acted, मेरे नाम पे भरोसा करके क्रेडिटर्स ने लोन दिया, क्रेडिटर्स ने एक्ट किया, तो अब मेरे को पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट मान लिया जाएगा और वो पर्टिकुलर पेमेंट करने के लिए मैं लायबल होंगी। मैम क्या मैं अब इनकी परमानेंट पार्टनर बन गई हूँ सारे कामों के लिए? नहीं 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 नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आई विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एनी डाउट टिल नाउ? ये दोनों तीनों एग्जांपल समझ में आए क्या? यस, यस, ठीक है, ओके, ग्रेट, यस। हाँ, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन इन द सेंस, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में तो मैंने एक ही ट्रांजेक्शन दिया ना, वो सिर्फ, हाँ, वो सिर्फ, वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए लायबल होंगे जहां पर उन्होंने ये दर्शाया था कि मैं पार्टनर हूँ। मतलब जिन जिन लोगों के सामने उन्होंने ये दिखाया कि मैं पार्टनर हूँ और ट्रांजेक्शन किया, उन सारे ट्रांजेक्शन से जो भी लाइबिलिटी उत्पन्न होगी उसके लिए वो भी लायबल होंगे। बट जहां उन्होंने दिखाया ही नहीं कि मैं पार्टनर हूँ, जहां उन्होंने नहीं दिखाया वहां वो लायबल नहीं होंगे। जहां जहां उन्होंने होल्ड आउट किया कि मैं पार्टनर हूँ, उस ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल होंगे। हाँ एग्जैक्टली, देखो, नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एक अच्छे पर्पस के लिए होता है, एक पॉजिटिव टाइप का है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक नेगेटिव है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो, वहां पर नॉमिनल पार्टनर में क्या था कि आप लोग ने मेरे पास आए थे, आप लोग ने मेरे पास आए थे, मेरा 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 कंसेंट लिए थे कि मैम आपका नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, हम आपका नाम जोड़ लेके अपने फर्म के साथ, हमारे फर्म का बहुत नाम होगा, हमारा फर्म अच्छा करेगा, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। तो वहां पर मैंने एक्सप्रेस परमिशन दिया था उसको, चलो ठीक है मेरा नाम यूज कर लो। और आप लोग आए थे मेरे से मेरा परमिशन लेने, तो आई वॉज लाइक अ परमानेंट एसोसिएटेड, आई वॉज लाइक अ योर पार्टनर। अब यहाँ पर मान के चलो आपके फर्म में,
आपके फर्म में आची, प्रियांशी, श्रेया, आपके फर्म में मैं भी पार्टनर हूँ, पार्टनरशिप नॉमिनल पार्टनर में, आपके फर्म में मेरा भी नाम आएगा, यहाँ पर जो नेम ऑफ पार्टनर्स होता है ना, उसमें मेरा भी नाम आएगा, क्योंकि मैंने अपना नाम दिया है आप लोगों को। तो वो सारे ट्रांजेक्शन के लिए कॉमन, हर जगह जहां भी फर्म का नाम आएगा मेरा भी नाम आएगा, क्योंकि आई एम अ नॉमिनल पार्टनर। भले नाम की पार्टनर, मैंने पैसा वैसा नहीं लगाया है, लेकिन मेरा नाम परमानेंट जुड़ा रहेगा फर्म के साथ। ठीक है, तो ये तो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है नॉमिनल पार्टनर का, वो कोई बुराई नहीं है। पार्टनरशिप होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट एक नेगेटिव कंसेप्ट में यूज होता है कि अगर आपने थर्ड पार्टी के सामने, यहाँ थर्ड पार्टी की बात हो रही है, अगर आपने थर्ड पार्टी के सामने ये दर्शाया कि आप पार्टनर हो जबकि आप नहीं हो, तो उस पर्टिकुलर उसका पेमेंट करने के लिए, उस लाइबिलिटी को बियर करने के लिए ये मान लिया जाएगा कि आप भी पार्टनर हो, ताकि वो लाइबिलिटी आपके ऊपर भी आए। ठीक है, सिर्फ वो लाइबल, आपको लाइबल करने के लिए ये होल्डिंग आउट का कंसेप्ट आया। नॉमिनल का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, क्यों? क्योंकि आप नॉमिनल, मैं नॉमिनल पार्टनर हूँ, तो मैं तो आपकी परमानेंट नॉमिनल पार्टनर हूँ ना हर ट्रांजेक्शन के लिए। अब वो कोई भी धंधा करो आप, मैं नॉमिनल पार्टनर हूँ, मेरा नाम तो फर्म के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक पार्टी को दिखाया, एक पार्टी को नहीं दिखाया। होल्डिंग आउट में एक्चुअल में आप पार्टनर हो नहीं, एक्चुअल में आप पार्टनर हो ही नहीं। बस अगर आप किसी थर्ड पार्टी को दिखा रहे हो, किसी के सामने दिखाया कि मैं पार्टनर हूं और उसको नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको पार्टनर मान लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डाउट वाज गुड। और क्योंकि दोनों सिमिलर ही है, लेकिन आई होप दोनों का लैंग्वेज दोनों की सिमिलर है, लेकिन कंसेप्ट दोनों का अलग अलग है। नॉमिनल पार्टनर एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, होल्डिंग आउट एक नेगेटिव कंसेप्ट है काइंड ऑफ। ठीक है, समझ में आया? तो इसी के साथ अपना आता है होल्डिंग आउट कंप्लीट। ये वाला पैराग्राफ अपना हो गया है कि अगर आप ये एसबीआई वाला एग्जांपल बना लेना कॉपी में, एसबीआई वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप होल्ड आउट करते हो अपने आप को पब्लिक में एज अ पार्टनर, या फिर अलाउ करते हो किसी और को आपका नाम यूज करने के लिए, इफ यू होल्ड आउट एज अ पार्टनर और यू अलाउ योर नेम, देन यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर, यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर। मैम ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो एज इट इज लिखनी पड़ती हैं, जैसे स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो उतना उतना अट्रैक्टिव आंसर साउंड नहीं करेगा जितना अगर आप ये लीगल टर्म लिख दोगे, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, या फिर ये लिख दोगे हिमसेल्फ, होल्ड आउट हिमसेल्फ, होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर। तो इसीलिए ये सारे कीवर्ड्स थोड़े बहुत पढ़ना, और पूरा एकदम अपनी लैंग्वेज में मत लिखना, थोड़ा बहुत बुक के लीगल टर्म्स को कॉपी करना आंसर में, कि इफ अ मैन hold himself out as a partner or allows others to hold himself as a partner, in that case he will be stopped from denying the fact that he is not a partner. In that case he will be stopped from denying the character of a partner. ऐसा करके आप लिख सकते हो, upon the faith of which character have presumed to have acted. So this is your पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, एक लास्ट लाइन है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट की। अ पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड और कंडक्ट हैव इंड्यूस्ड अदर टू बिलीव, इंड्यूस मतलब इन्फ्लुएंस करना, बहलाना फुसलाना किसी को, अदर्स टू बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर, और he may have allowed others to represent him as a partner. The result in both cases are identical. मतलब मैंने आपको बता दिया है, पहले वाले सिचुएशन में चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोल रही हूँ मैं पार्टनर हूँ, मैं इस फर्म की पार्टनर हूँ, मैं लोगों को बोल रही हूँ कि मैं धर्मा प्रोडक्शंस में पार्टनर हूँ, पार्टनर हूँ। वहां पर क्या मैं खुद से बोल रही हूँ अपने वर्ड्स के द्वारा कि मैं पार्टनर हूँ। दूसरा, कोई और बोल रहा है कि अरे ये तो हमारी पार्टनर है, अरे ये तो पार्टनर है, और मैं अलाउ कर रही हूँ उसको, अलाउ कर रही हूँ, यानी मैं मना नहीं कर रही, मैं चुप हूँ, मतलब मैं अलाउ कर रही हूँ। दोनों ही केस में मेरे को पार्टनरशिप बाय पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लिया जाएगा, और दोनों ही केस में मैं लाइबल होंगी। समझ में आया? मेरा माइक क्यों से दूर था, मेरी आवाज आ रही थी क्या? मेरा माइक दूर था, मेरी आवाज आ रही थी? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये था आपका पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। यहाँ वाली लाइन में यही लिखा हुआ है कि भले आप अपने वर्ड्स के द्वारा बोलो या फिर कंडक्ट से इंड्यूस करो अदर, कंडक्ट यानी एक्टिविटी से इंड्यूस करो अदर्स को, या फिर कोई और करे, कोई और करे और आप उसको अलाउ करो, सारे ही केस में रिजल्ट आइडेंटिकल होगा, मतलब सारे ही केस में मान लिया जाएगा कि यू आर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब उसी चीज को देखो टेबल में दिया हुआ है कि सबसे पहले आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो?
या तो खुद से रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर किसी और को परमिट कर रहे हो, ठीक है, किसी और को परमिट कर रहे हो टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट। मतलब एक्चुअल में वो पार्टनर है क्या? नहीं, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलाउ कर रहा है लोगों को रिप्रेजेंट करना कि मैं पार्टनर हूँ। उस केस में वो लाइबल होगा लाइक अ पार्टनर ऑफ द फर्म। जैसे एक पार्टनर लाइबल होता है उसी तरह वो भी लाइबल हो जाएगा टू एनीवन हु हैज। किसको किसको लाइबल होगा? क्या जनरल पार्टनरशिप की सारी लाइबिलिटीज के लिए वो लाइबल होगा? नहीं, टू एनीवन हु ऑन द फेथ ऑफ सच ट्रांजेक्शन हैज गिवन क्रेडिट टू द फर्म। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। ये फर्म है ए, बी और सी की। इनकी ना पहले से 2 करोड़ की उधारी है। इनकी पहले से 2 करोड़ की उधारी है। अब इन्होंने एक ट्रांजेक्शन किया जिसमें डी को बोला कि हाँ डी भी हमारा पार्टनर है, डी भी हमारा पार्टनर है, जबकि डी एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। और उस ट्रांजेक्शन से ना 5 करोड़ की उधारी आ गई। पांच नहीं, मान के चलो 1 करोड़ की उधारी आ गई। तो इन्होंने एक ट्रांजेक्शन किया, उसमें 1 करोड़ की उधारी कर ली और उस ट्रांजेक्शन में मिस्टर डी का नाम यूज किया कि मिस्टर डी भी हमारे पार्टनर है। तो अब मिस्टर डी क्या हो जाएंगे? पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। क्यों? क्योंकि ये जो लोन लिया गया 1 करोड़ का, उनके नाम पे, उनका नाम यूज करके तो इस पर्टिकुलर लोन को देने के लिए वो लाइबल होंगे। बट माय क्वेश्चन इज, ये जो पहले का 2 करोड़ लोन है एबीसी का, इसमें तो उन्होंने डी का नाम यूज नहीं किया है। तो ये जो 2 करोड़ का लोन है, इसको पे करने के लिए मिस्टर डी लाइबल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो मिस्टर डी डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? भौ। तो मिस्टर डी जो है वो सिर्फ वो वाली लाइबिलिटी देने के लिए लाइबल होंगे जो उनका नाम यूज करके हुई है, जो उनके नाम के फेथ पे, जो इस फेथ पे हुई है कि हाँ मिस्टर डी भी पार्टनर है। मिस्टर डी सिर्फ वही वाली लाइबिलिटी पे करने के लिए लाइबल होंगे। तो यहाँ पर देखो, मिस्टर डी लाइबल तो होंगे पे करने के लिए, लेकिन किसको? सिर्फ उन लोगों को हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो ये बिलीव करके कि हाँ मिस्टर डी पार्टनर है, उस फेथ पे उन्होंने उधारी दी फर्म को, या उस फेथ पे उन्होंने फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया। सो मिस्टर डी सिर्फ उन लोगों को लाइबल होंगे जिन लोगों ने मिस्टर डी का नाम पे बिलीव करके फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया या फर्म को उधारी दिया। जनरली सारी उधारी पे करने के लिए मिस्टर डी लाइबल नहीं होंगे। सारी उधारी के लिए, सब चीज के लिए मिस्टर डी पार्टनर नहीं बनेंगे। नो, मिस्टर डी विल ओनली बी लाइबल टू पे ओनली दोज पर्सन एंड ओनली दोज लाइबिलिटीज विच आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय हिज नेम, जो उनका नाम पे फेथ पे, उनके नाम के फेथ पे जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसी ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल होंगे, किसी दूसरा पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं होंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्का? पक्का? अब देखो, एकदम एक लाइन में बोलूं कि भैया आप पार्टनर नहीं हो, लोगों को आप दिखा रहे हो कि आप पार्टनर हो, उनको आपकी वजह से नुकसान हो गया, तो फिर आप उस नुकसान की भरपाई कर दो, उस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो। सीधी बात, नो बकवास, खत्म। यही होता है आपका पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। ठीक है? आप पार्टनर नहीं हो, आपने लोगों को दिखाया कि आप पार्टनर हो, उस वजह से कोई लाइबिलिटी आ गई तो वो लाइबिलिटी आप भी पे करोगे, खत्म। हाँ आर्ची बोलो। ऊपर वाला क्या? देखो, देखो, यहाँ पर ही यानी, मान के चलो ये उसकी बात हो रही है, ही माने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की बात हो रही है कि वो लाइबल होगा दूसरे पार्टनर की तरह। किसको लाइबल होगा? टू एनीवन। यहाँ एनीवन कौन है? थर्ड पार्टी। किसको लाइबल होगा? उस बंदे को लाइबल होगा हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। फेथ ऑन सच रिप्रेजेंटेशन मतलब जो झूठ बोला आपने। क्या झूठ बोला? रिप्रेजेंटेशन क्या दिया कि मिस्टर डी इज पार्टनर, मिस्टर डी इज पार्टनर, और उस पे उसने भरोसा कर लिया, फेथ कर लिया। फेथ यानी भरोसा कर लिया। तो कोई ऐसा बंदा है थर्ड पार्टी, उसने फेथ कर लिया, भरोसा कर लिया उस रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन यानी हम जो बोल रहे थे ना कि मिस्टर डी पार्टनर है, उस रिप्रेजेंटेशन पे मिस्टर एनोनिमस ने भरोसा कर लिया। मान के चलो सलमान खान, सलमान खान ने भरोसा कर लिया। हम जब बोल रहे थे डी हमारा पार्टनर है, डी हमारा पार्टनर है, तो उस पे फेथ कर लिया सलमान खान ने। तो सलमान खान इज एनीवन हु हैज फेथ ऑन सच रिप्रेजेंटेशन हैज गिवन क्रेडिट टू फर्म। और इस भरोसे कि मिस्टर डी पार्टनर है, सलमान खान ने हमें उधारी दे दी।
सलमान खान ने हमें उधारी दे दी, क्रेडिट दे दिया, उधारी दे दी। अब उस उधारी को रीपे करने के लिए मिस्टर डी भी लायबल होंगे, क्योंकि उन्होंने इस भरोसे उधारी दी कि मिस्टर डी भी पार्टनर है। तो अब मिस्टर डी जो है वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लिए जाएंगे। किसके लिए? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन विद सलमान खान, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन विद सलमान खान। एंड नाउ जो सलमान खान ने उधारी दी वो डी के बलबूते दी, ये भरोसा करके दी कि डी भी पार्टनर है। तो अब मिस्टर डी इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनर माने जाएंगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और उनकी भी लाइबिलिटी आ जाएगी, वो भी लायबल होंगे सलमान खान का पैसा वापस करने के लिए, वो भी लायबल होंगे सलमान खान को पेमेंट करने के लिए। तो ही विल बी लायबल टू सलमान खान just like any other partner. Are we clear with this? Yes? Okay. So this is partner by holding out. अब दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको रीड लेते हैं फटफट। यस, ओके, समझ में आया? श्रेया, चारू, प्रियांशी? ओके, ठीक है। सो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म। अब देखो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इमेजिन करते जाते हैं या फिर ना यहाँ पर बनाते जाते हैं। कहाँ पर बनाते जाते हैं? एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पर बनाते जाते हैं। एक फर्म है, इस फर्म में एक्स और वाई दो पार्टनर है। X introduced a manager as his partner to Z। अब यहां पर क्या हुआ, इनका एक मैनेजर था मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन था? इनका मैनेजर था। और X ने क्या किया, X जब मिस्टर Z को इंट्रोड्यूस करा रहा था, ये कौन है? मिस्टर Z, ये है मिस्टर आपके Z। तो X जब मिस्टर Z से बात कर रहा था तो X ने ये बोल दिया कि मिस्टर ए इज माई पार्टनर, मिस्टर ए को पार्टनर बना दिया, जबकि वो पार्टनर नहीं है, वो मैनेजर है, सिर्फ मैनेज करने आता है। तो मिस्टर ए पार्टनर नहीं है, लेकिन मिस्टर एक्स ने, यानी जो एक पार्टनर था, उसने जेड के सामने बोल दिया कि मिस्टर ए मेरे पार्टनर है, मिस्टर ए मेरे पार्टनर है। अब आगे ए रिमेन साइलेंट। ए जो था ना वो एकदम चुप था, ए ने कुछ बोला ही नहीं, ए वॉज वेरी साइलेंट। अब उसके बाद क्या हुआ, अ ट्रेडर बिलीविंग ए एज अ पार्टनर सप्लाइड 100 टीवी सेट्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट। अब हुआ क्या, ये जो जेड थे उन्होंने सोचा भाई ए का तो अच्छा नाम है, ए पार्टनर है इनका। अब ये नाम सुन के मिस्टर जेड ने क्या कर दिया, 100 टीवी उधार में दे दी। 100 टीवी उधार में, 100 टीवी उधार में इस फर्म को दे दी, इस बात पे भरोसा करके कि मिस्टर ए पार्टनर है, जबकि मिस्टर ए पार्टनर नहीं है। बात को समझना ध्यान से, इस एग्जांपल को आप कॉपी में बना सकते हो कि मिस्टर एक्स और वाई दो पार्टनर है। इन्होंने एक बाहर वाली पार्टी को, थर्ड पार्टी को, मिस्टर जेड बाहर वाली पार्टी है, एक बाहर वाली पार्टी को ये बोला कि मिस्टर ए हमारे पार्टनर है, जबकि मिस्टर ए नहीं है। और ये जो बाहर वाली पार्टी है उसने सोचा, भरोसा कर लिया, उसने फेथ कर लिया, यानी भरोसा कर लिया, फेथ हो गया, उसको बिलीफ हो गया, तो उसको भरोसा हो गया कि अरे वाह मिस्टर ए पार्टनर है तो अच्छा ही होगा, फिर तो मिस्टर ए का तो अच्छा नाम है। तो इन्होंने ये भरोसा करके कि मिस्टर ए पार्टनर है, इन्होंने क्या किया, 100 टीवी सप्लाई कर दी इस फर्म को। अब क्या हुआ, वो भी उधार में। अब क्या हुआ, टीवी सेट्स after expiry of credit period, Z did not get any amount of TV sold to the partnership firm. Z filed a suit against X and A for the recovery of price. अब हुआ क्या, जब फर्म ने पेमेंट नहीं किया, 100 टीवी ले लिया था, 100 टीवी का पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, जो ड्यू डेट आई पेमेंट की, पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स कोर्ट में चले गए और इन्होंने कोर्ट केस कर दिया अगेंस्ट मिस्टर एक्स एंड मिस्टर ए एज वेल। हाय अल्लाह, मिस्टर ए के अगेंस्ट भी केस कर दिया। हाँ, ये जो मिस्टर जेड है इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया दो लोगों के अगेंस्ट, मिस्टर एक्स के अगेंस्ट भी और मिस्टर ए के अगेंस्ट भी।
अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, हियर इन द गिवन केस ए द मैनेजर इज ऑल्सो लाइबल फॉर द प्राइस बिकॉज ही बिकम्स पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। अब मेरे को बताओ, क्या मिस्टर ए ऐसा बोल सकता है मेरे अगेंस्ट क्यों केस कर रहे हो, मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ, पार्टनर तो मिस्टर एक्स और वाई है, एक्स और वाई के अगेंस्ट केस करो, मेरे अगेंस्ट क्यों केस कर रहे हो, मेरे अगेंस्ट क्यों केस कर रहे हो, करेंगे भाई करेंगे, तुझे पता नहीं है पर तू पार्टनर है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए क्योंकि मिस्टर ए ने ये दर्शाया कि मैं पार्टनर हूँ, उन्होंने डायरेक्टली ने दर्शाया बट इनडायरेक्टली मिस्टर एक्स को अलाउ किया उनका नाम यूज करने के लिए। मिस्टर एक्स बोले कि हाँ ए मेरा पार्टनर है और ए चुप बैठा था, मतलब एक प्रकार से वो अलाउ कर रहा है, वो भी सहमति दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए मिस्टर ए भी लायबल होगा। और मिस्टर जेड क्या ए से भी पैसा रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस केस में तीनों लायबल होंगे पैसा पे करने के लिए। मिस्टर ए को इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लिया जाएगा और वो भी पेमेंट करने के लिए लायबल होंगे। दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया है। आगे क्या लिखा है, इट इज ओनली the person to whom representation has been made and who has acted thereupon has a right to enforce liability। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पूरी लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हो, इस पूरी लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हो कि सिर्फ जिन लोगों के हमने हमने फेक रिप्रेजेंटेशन दिया है और जिन्होंने उस पर एक्ट किया है, सिर्फ उन्हीं को हम लाइबिलिटी, उन्हीं के प्रति हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी। जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, मान के चलो मिस्टर एक्स ने भरोसा ही नहीं किया, मिस्टर एक्स ने भरोसा ही नहीं किया कि मिस्टर ए मैनेजर है, या फिर मिस्टर एक्स ने भरोसा तो किया लेकिन उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया कंपनी के साथ, उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया कंपनी के साथ, उन्होंने इस बात पे भरोसा करके कि मिस्टर ए मैनेजर है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया कंपनी के साथ, तो उस केस में ऑब्वियसली मिस्टर ए लायबल नहीं होंगे क्योंकि इस पे उन्होंने एक्ट ही नहीं किया। दूसरा, मान के चलो हमने बोला मिस्टर ए मैनेजर है लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मिस्टर जेड वैसे भी लोन देने वाले थे या मिस्टर जेड वैसे भी उधारी में सामान देने वाले थे, पहले से ही फिक्स्ड था, मिस्टर जेड पहले से ही सामान देने वाले थे उधारी में, उनको फर्क नहीं पड़ता कि ए पार्टनर है कि नहीं पार्टनर है, मतलब उन्होंने इस पर्टिकुलर बात पे एक्ट नहीं किया कि क्योंकि मिस्टर ए पार्टनर है हाँ इसीलिए मैं दे रहा हूँ उधार में, नहीं, तो उन्होंने इस बात पे एक्ट नहीं किया ना, तो उस केस में मिस्टर ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं माने जाएंगे और मिस्टर ए की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी जेड के प्रति। क्यों? क्योंकि जेड ने इस बात पे तो भरोसा किया ही नहीं कि मिस्टर ए पार्टनर है, और अगर किया भी तो उस बेसिस पे उन्होंने सामान उधार पे नहीं दिया, उन्होंने किसी दूसरे बेसिस पे सामान उधार पे दिया, तो यहाँ पर मिस्टर ए लायबल नहीं होंगे। तो बात को समझो, होल्डिंग आउट की लायबिलिटी आने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, पहला तीन चीजें होना जरूरी है, आपने अपने आप को होल्ड आउट किया कि आप पार्टनर हो या तो अलाउ किया, फिर इसको भरोसा हुआ, इसको फेथ हुआ, भरोसा हुआ, बिलीव हुआ कि हाँ मिस्टर ए पार्टनर है, तीसरा उसने उस पर एक्ट किया, एक्ट किया मतलब एक्चुअल में कोई ट्रांजेक्शन किया कंपनी के साथ उस भरोसे पे, किस भरोसे पे, इस भरोसे पे कि आप पार्टनर हो, इस भरोसे पे उसने ट्रांजेक्शन किया और उसको लॉस हो गया, उस भरोसे उसने जो ट्रांजेक्शन किया उस पे लॉस होगा, सिर्फ उसी के लिए मिस्टर ए पेमेंट करने के लिए लायबल होंगे। अगर मिस्टर जेड कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करते हैं कंपनी के साथ तो मिस्टर ए की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं माने जाएंगे। तो ये वही वाली बात लिखी हुई है, इट इज ओनली द पर्सन टू हुम रिप्रेजेंटेशन इज मेड, जिसको आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, यानी कि यहाँ पर है मिस्टर जेड, मिस्टर जेड, मिस्टर जेड इज द पर्सन टू हुम रिप्रेजेंटेशन इज मेड and who has acted upon the and who has acted thereon that was the right to enforce liability arising out of holding out, और उसने एक्ट किया उस पे, मतलब उसने उस बात पे भरोसा करके एक्चुअल में टीवी डिलीवर किया तो उसने उस पे एक्ट किया, दैट हैज राइट टू एनफोर्स लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ होल्डिंग आउट, तभी आपकी जो लाइबिलिटी है ना होल्डिंग आउट की, तभी वो लाइबिलिटी अराइज होगी। You must also note that for the purpose of fixing liability of a person who has by representation led another to act, it is not necessary to show that he was actuated by the fraudulent intention। मैम, fraudulent intention होना जरूरी है क्या? नो,
अगर आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, मान के चलो मेरा कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, यहाँ मिस्टर ए का कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, फिर भी वो लायबल होंगे क्या? हाँ, क्योंकि आपने लोगों के सामने होल्ड आउट तो किया है कि आप पार्टनर हो, आपने अपना नाम यूज करने अलाउ किया है, तो यहाँ पर आप लायबल होगे। भले ही आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, भले ही आपका सामने वाले को धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होना जरूरी नहीं है, भले ही आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, फिर भी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाओगे। द रूल गिवन इन सेक्शन 28 is also applicable to a former partner who was retired from a firm without giving proper public notice of his retirement. In the cases, person who even subsequent to the retirement give credit on the belief that he has partner will be entitled to hold himself liable. याद है मैंने बताया था, याद है मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर कोई एक्टिव पार्टनर होता है तो सबको उसका नाम पता हुआ होता है, तो जब भी वो बिजनेस छोड़ के जाता है तो उसको गांव में ढिंडोरा पिटवाना पड़ता है। कल के एग्जाम्पल में बताया था, टंकी पे चढ़ के बताना पड़ेगा, गांव वालों मैं ये फॉर्म छोड़ के जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय याद करना, दुआओं में याद रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप जब छोड़ के जा रहे हो तो आपको लोगों को पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, सुन लो, कान खोल के सुन लो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब मैं इस फर्म का पार्ट नहीं हूं। तभी आप जिस दिन से आपने पब्लिक नोटिस दिया उस दिन के बाद से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, अब आप उस फर्म के कामों के लिए लायबल नहीं होगे। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया फर्म लेकिन आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, क्या बोला मैडम? आपने फर्म छोड़ दिया लेकिन आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, उस केस में लोगों को तो यही लगेगा ना कि आप अभी भी पार्टनर हो, और लोग आपका नाम पे भरोसे कि आप अभी भी पार्टनर हो सकता है ट्रांजेक्शन कर ले। तो इसीलिए उस केस में अगर आपके नाम पे भरोसे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और उनको नुकसान हो जाता है तो उसके लिए आप भी लायबल होगे, भले ही आप फर्म छोड़ के जा चुके हो। तो इसीलिए अगर आप छोड़ के जा चुके हो लेकिन आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना, तो उसके बाद ना आप एक प्रकार से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाते हो। आप पहले नॉर्मल पार्टनर थे, आप छोड़ के चले गए, लेकिन ना आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अब आप बन जाओगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी कि लोगों को तो यही लग रहा है कि आप पार्टनर हो, और वो लोग जो आपके नाम के भरोसे फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे उनको पेमेंट करने के लिए आप भी लायबल होंगे। ये वही वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ना बेसिकली वहां भी कवर्ड है। कहाँ? एक्टिव पार्टनर में, कि अगर एक्टिव पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं देता है, एक्टिव पार्टनर जब भी छोड़ के जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और वो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक के लिए सारे कामों के लिए वो लायबल होगा। लास्ट एग्जांपल, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग PQRS, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 4 लोग हैं, PQR और S, PQR और S रिटायर फ्रॉम द फर्म विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस। ये जो S है ना, ये चला गया लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया और रिटायर हो गया, रिटायर हो गया और पब्लिक नोटिस नहीं दिया, एंड हिज नेम कंटिन्यूज टू बी इन द लेटर हेड, और जो फर्म की लेटर हेड थी ना वो सब जगह उसका नेम अभी भी था। सो क्या क्या मिस्टर एक्स लायबल होंगे? यस, मिस्टर एक्स लायबल होंगे एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट टू क्रेडिटर्स हु हैव लेंट ऑन द फेथ ऑफ हिज बीइंग अ पार्टनर। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज बात को समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ट्राई करूंगी समझाने की, नहीं समझ में आएगा तो ये वाला पॉइंट पूछ लेना। एस जो है वो फर्म छोड़ के जा चुका है लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, मतलब लोगों को लग रहा है कि एस अभी भी पार्टनर है। और अगर कोई ऐसा लोग है, कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जिसने ये सोच के फर्म को पैसा दिया, या तो उधार दिया या तो उधार में सामान दिया, कि एक्स पार्टनर है, कि एस पार्टनर है, सिर्फ ये सोच के, सिर्फ ये देख के कि एस पार्टनर है, इसी फेथ पे अगर लोन दिया तो एस भी उस पर्टिकुलर काम के लिए लायबल होगा। अगर किसी ने नॉर्मली लोन दे दिया फर्म को, उसको एस से कोई लेना देना नहीं है कि एस पार्टनर है कि नहीं है, तो उसके लिए एस लायबल नहीं होगा। एस सिर्फ उन कामों के लिए लायबल होगा, सिर्फ उन डेट्स के लिए लायबल होगा जिन क्रेडिटर्स ने ये भरोसा करके लोन दिया था कि हाँ एस पार्टनर है, एस के पार्टनर होने से उन्होंने लोन दिया था। अगर एस पार्टनर नहीं होता तो वो लोन नहीं देते, तो उसके लिए एस लायबल होगा क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। अच्छा, पब्लिक नोटिस देने के बाद तो फिर किसी चीज के लिए लायबल नहीं होगा, नहीं, पब्लिक नोटिस दे दिया, खत्म, अब कुछ लायबिलिटी नहीं है। लेकिन पब्लिक नोटिस देने से पहले वो उन सारे कामों के लिए लायबल होगा, वो उन सारी लायबिलिटीज के लिए लायबल होगा जो जो
जो किए गए हैं ऑन द फेथ ऑफ हिम बीइंग अ पार्टनर। ऑन द फेथ ऑफ हिम बीइंग अ पार्टनर मतलब उसके पार्टनर होने के भरोसे लोगों ने उधार दिए हैं, तो वो उधारी चुकाने के लिए एस भी लाइबल होगा। क्या ये वाली बात अच्छी तरीके से समझ में आई आपको? मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है और मैं चाहती हूँ आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। जो मैंने अभी होल्डिंग आउट का कंसेप्ट बताया, होल्डिंग आउट के बारे में जितने पॉइंट्स बताए, क्या सारे समझ में आए क्या? कोई डाउट? यस। 1 मिनट का समय दे रही हूँ, 1 मिनट का समय दे रही हूँ। एक बार ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको गो थ्रू करो, ये हाईलाइटेड पॉइंट को गो थ्रू करो। एक बार होल्डिंग आउट को रिवाइज करो, सिर्फ होल्डिंग आउट, सिर्फ होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28, सेक्शन 28 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसको रिवाइज करो, इसको रिवाइज करो along with all the highlighted points। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को पूछो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, 1 मिनट टाइम। Yes. Who are revise? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Anyone? नो डाउट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। कंप्लीट। 1 मिनट अगेन, 2 मिनट्स आई एम गिविंग यू। सॉल्व ऑल दिस एमसीक्यूज ऑन योर ओन एंड देन आई विल डिस्कस। फास्ट फास्ट ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, फिर मैं डिस्कस करूंगी। डायरेक्ट मैं डिस्कस करूंगी कोई मतलब नहीं है। एक एक 2 मिनट का समय दे रही हूँ, एक बार खुद से पूरा ट्राई करो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है? सॉल्व दिस एमसीक्यूज।
Yes, done. One more minute you need. Do it fast. ओके, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर। पार्टनरशिप एट विल। अगर पीरियड फिक्स नहीं होता है तो पार्टनरशिप एट विल होती है, और पीरियड फिक्स होता है तो वो होती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अग्रीमेंट, कैरिड ऑन बाय ऑल, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने बताया था माँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैंने कैसे याद कराया था आपको, माँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये जो कैरिड ऑन बाय ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल है, इसको हम लोग माँ बोलते हैं। माँ फॉर म्यूचुअल एजेंसी, MA, म्यूचुअल एजेंसी। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करने के लिए पार्टनरशिप। तो इसका आंसर होगा आपका म्यूचुअल एजेंसी, माँ। जब मैं पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था माँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा द फर्म इज द नेम ऑफ partners, minor business under which firm carries, name under which firm carries on business. ऑब्वियसली देखो पार्टनर तो है ही नहीं, माइनर तो है ही नहीं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं सी और डी पॉइंट के बीच में। भैया सी पॉइंट बहुत ही लॉजिकल है। बिजनेस अंडर विच वी कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस अंडर विच वी कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस के अंदर बिजनेस क्या है भैया? ये नेम ना होता है। फर्म नेम क्या होता है? नेम जिसके अंदर हम लोग बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, जिसके अंडर। तो ऑब्वियसली योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सी और डी के बीच में कंफ्यूज मत होना। सी में बोल रहा है बिजनेस जिसके अंदर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो। भैया बिजनेस अलग होता है, नाम तो मतलब जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो नेम अंडर विच बिजनेस इज डन ना। फर्म नेम मतलब जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो। ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूज हुआ था क्या इसमें? नहीं हुए थे? ठीक है, वेरी नाइस। फिफ्थ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू बन रहे होंगे ना तो ऐसे खुद में प्राउड फील करना, और ऐसे 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 पैट योर बैक, पैट योर बैक। ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन पर्टिकुलर वेंचर और अंडरटेकिंग इज नोन एज particular partnership. Next is in the absence of agreement to the contrary of all, in the absence of agreement to the contrary, all partners are, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं होता है तो सबके सब बराबर बराबर प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अ पार्टनरशिप एट विल इज वन which does not need any deed, which does not have any partner, which does not provide for how long the business will continue, which cannot be dissolved. सी, सी ऑब्वियसली। विच डज नॉट हैव एनी डीड, नहीं भैया डीड तो होती है। विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर, भैया बिना पार्टनर के पार्टनरशिप कैसे होगी? विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप? There must be agreement between partners, there must be sharing of profit, the business must start within 6 months from the date of agreement, the business must be carried on by all or one of them acting for all. सी ऑब्वियसली। ये ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने के अंदर चालू हो जाना चाहिए, ऐसा कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप में बस ये 3 जरूरी बातें होती हैं कि अग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। उसके बाद पार्टनरशिप इज अ रिलेशन विच अराइजेस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ लॉ, स्टेटस, अग्रीमेंट। ऑब्वियसली अपन चिल्ला चिल्ला के पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट से ही उत्पन्न होता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो। बिना अग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकता, स्टेटस से पार्टनरशिप नहीं आता है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म? परपेचुअल सक्सेशन, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। परपेचुअल सक्सेशन। क्यों? क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होता है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, म्यूचुअल एजेंसी भी होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब भले ही सारे पार्टनर मर जाएं लेकिन फिर भी फॉर्म चलता ही जाएगा। भैया ऐसा थोड़ी होता है, परपेचुअल सक्सेशन कंपनी में होता है, फॉर्म में नहीं होता है। फॉर्म में अगर सारे पार्टनर मर जाएंगे ना तो फॉर्म भी मर जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब अमर। क्या पार्टनरशिप फॉर्म अमर है? नहीं, पार्टनर मर जाएंगे तो फॉर्म भी मर जाएगी। उसके बाद सेलेक्ट द वन ऑड वन आउट with the option available with respect to partners in profit only. He is entitled to share profit only. He is liable for the losses. He is not liable for the losses. He is liable to third party for all the act of the profit only.
वेरी नाइस। ये ऑड वन आउट है भैया, आपको ऑड वन आउट निकालना है यानी रॉन्ग निकालना है। बाकी तीनों तो सही है ना। बाकी फर्स्ट वाला पॉइंट सही है, दैट प्रॉफिट शेयर करता है, हाँ। लॉस शेयर नहीं करता है, हाँ। और लाइबल होता है थर्ड पार्टी को, हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस। ओके। मिस्टर पवन इज अ नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल यानी नाम का, is a partner, so he is not entitled to share profit. He is entitled to share profit. He can take part in the conduct of business. He is not liable to third party for all the act of the firm. जल्दी बताओ। ए। डी क्यों नहीं? कोई बता सकता है डी क्यों नहीं? डी 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 फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता। वेरी नाइस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिस्टर डी नॉमिनल पार्टनर है, तो आप नॉमिनल पार्टनर के रिस्पेक्ट में देखो कौन सा सही है। ही इज नॉट एंटाइटल टू प्रॉफिट, ये बात तो सही है कि उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है, ना ही वो कैपिटल लगाता है। ही इज एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट, ये तो फॉल्स है। ही कैन टेक पार्ट, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, वो बिल्कुल टेक पार्ट नहीं करता मैनेजमेंट। ही इज नॉट लाइबल टू थर्ड पार्टी, ये भी फॉल्स है, वो लाइबल होगा ना थर्ड पार्टी को, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हेन पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स्ड टर्म is continued after the expiry, interesting question। पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए है, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो आफ्टर द फिक्स टर्म, इट इज टू बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? वेरी नाइस। पार्टनरशिप एट विल, यस। बाकी सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था फिक्स पीरियड खत्म हो गया है, अब तो वो पार्टनरशिप एट विल बन गई कि जब तक चल रहा है चलने दो, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो ये बन जाएगा पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद मिस्टर समांत रिटायर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस। मिस्टर समांत रिटायर हो गए लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया, एंड हिज नेम कंटिन्यू टू बी इन द लेटर हेड, उनका नाम कंपनी के लेटर हेड में था, फर्म के लेटर हेड में था, उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। Mr. Saman is dash in case of repayment of loan to director. Liable as a partner, not liable as a partner, responsible, liable as a retiring partner. जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा वेरी नाइस, ही इज लायबल एज अ पार्टनर। और यहाँ पर बताऊं, इनको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही वो चले गए हैं लेकिन लोगों को तो पता है ना, कि लोगों को तो लग रहा है वो पार्टनर है क्योंकि उनका नाम यूज हो रहा है, तो वो रीपेमेंट ऑफ लोन टू क्रेडिटर्स के लिए उनको पार्टनर मान लिया जाएगा और वो एज अ पार्टनर लाइबल होंगे। नॉट लाइबल एज अ रिटायरिंग पार्टनर, नहीं नहीं, वो अलग होता है। रिटायरमेंट के समय जो लाइबिलिटी आती है वो अलग होती है, तो इज आंसर विल बी लाइबल एज अ पार्टनर। लास्ट एमसीक्यू, द डोरमेंट पार्टनर, डोरमेंट मतलब स्लीपिंग, याद करो डोरमेंट, कंफ्यूज मत होना, डोरमेंट क्या होता है, स्लीपिंग का दूसरा नाम है डोरमेंट। इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, नॉट लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म, डज नॉट रिक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जल्दी बताओ। ऑब्वियसली आप ना, हाँ, कंफ्यूज होते हो ना तो ट्रू फॉल्स कर लिया करो। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं जब ऑप्शन पढ़ती हूँ ना तो मैं ट्रू फॉल्स कर लेती हूँ। जैसे डोरमेंट पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस, हाँ ये बात तो सही है कि उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस नहीं है तो फॉल्स है। नॉट लाइबल टू थर्ड पार्टी, ये भी फॉल्स है। स्लीपिंग पार्टनर है तो क्या हुआ, लाइबल तो होगा। डज नॉट शेयर प्रॉफिट, ये तो सरासर फॉल्स है, प्रॉफिट तो शेयर करता है। तो यहाँ 3 पॉइंट फॉल्स हो गए, ए पॉइंट सही हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अपने एमसीक्यू होते हैं कंप्लीट। 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर है, उसको करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपका, मिस्टर एक्स यू एंड मिस्टर वाई यू आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर एक्स यू, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको कुछ आरटीपी के क्वेश्चन कराती हूँ। पीवाई क्यू के क्वेश्चन करते हैं चलो। पास्ट ईयर का क्वेश्चन करें? एक सेकेंड। ओके, सो हम लोग करते हैं कौन सा करें? अभी करते हैं हम लोग दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है?
इसमें तो आरटीपी में तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहते हैं ना, इसमें ऐसे क्यों दिखा रहा है? इसमें पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसको छांटना पड़ेगा कि अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अपन फिर उसी को करते हैं, बुक वाला क्वेश्चन ही करते हैं। कल मैं छांट के रखूंगी पहले से, और फिर उस केस में वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी बुक वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। लिखेंगे आप लोग मेरे साथ, इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे। मिस्टर एक्स यू एंड वाई यू, क्वेश्चन मत लिखना, आंसर लिखना। आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनर्स है, एक एक्स यू है एक वाई यू है, तो ये फर्म है, एक एक्स यू है और एक वाई यू है। अब हुआ क्या, एक्स यू इंट्रोड्यूस एम यू एन एम्प्लॉय एज इज पार्टनर। मिस्टर एक्स यू ने बाहर वालों के सामने एक इनका एक पार्टनर, इनका एक एम्प्लॉय है एम यू को बोला कि एम यू मेरा पार्टनर है, एम यू मेरा पार्टनर है। बाहर वालों के सामने एक्सयू ने बोला कि एमयू मेरा पार्टनर है। अब हुआ क्या, एमयू रिमेन साइलेंट, एमयू ना चुप था, एमयू ना चुप था। उसके बाद जेडयू अ ट्रेडर बिलीव्ड एमयू एज अ पार्टनर, एक जेडयू करके एक ट्रेडर था, जेडयू करके एक ट्रेडर था, उसने ये बिलीव कर लिया कि ये जो एमयू है ना ये पार्टनर है। जेडयू एक बाहर वाला थर्ड पार्टी था, उसने ये बिलीव कर लिया कि एमयू पार्टनर है, और इस भरोसे पे इस भरोसे पे कि एमयू पार्टनर है, उसने 50 लैपटॉप सप्लाई कर दिया। हाय अल्लाह मैडम, 50 लैपटॉप सप्लाई कर दिया फर्म को, उधार में 50 लैपटॉप सप्लाई कर दिया। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड जेडयू डिड नॉट गेट द अमाउंट ऑफ लैपटॉप। उसके बाद ये जो फर्म थी एक्स यू और वाई यू की, एक्स और वाई, मैं यू हटा दूं क्या, एक्स वाई जेड बात करते हैं। एक्स और वाई ने ना पेमेंट नहीं किया, एक्स और वाई ने ना लैपटॉप का पेमेंट नहीं किया, पैसा लैपटॉप भी खा गए, पैसा भी नहीं दिए। एक्स और वाई ने ना लैपटॉप का पेमेंट नहीं किया। जेड यू फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एक्स यू एंड एम यू, जेड ने एक्स और एम दो लोगों के बीच में केस फाइल कर दिया। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, डज एम यू इज लाइबल फॉर सच पर्पस, क्या ये पैसा देने के लिए, क्या ये 50 लैपटॉप का पैसा देने के लिए एम लाइबल होगा कि नहीं, एम यू लाइबल होगा कि नहीं? मेरे को जल्दी से बता दो, मेरे को जल्दी से बता दो, क्या ये 50 लैपटॉप का पैसा देने के लिए एम यू लाइबल होगा कि नहीं? होगा, यस होगा। क्यों? ये अभी तो पढ़े यार, वो जो 100 टीवी वाला एग्जाम्पल पढ़े थे, डिट्टो सेम था, बस नाम चेंज कर दिया है, और वहां 100 टीवी की जगह यहाँ 50 लैपटॉप आ गए हैं, बाकी डिट्टो सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है, पूरा सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट का कंसेप्ट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। अब देखो ये केस लॉ है, आपको एग्जाम में ऐसा ही आएगा, घबराना मत, ऐसे दिल को संभाल के रखना। आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि एक एक्स है एक वाई है, एक्स ने वाई के साथ ऐसा कर दिया, वाई ने जेड के साथ ऐसा कर दिया, आप बताओ कौन पैसा देगा। मतलब इस तरह से सिचुएशन एक्सप्लेन करके केस लॉ पूछेगा आपको। अब आप आंसर लिखोगे कैसे, आप आंसर लिखोगे कैसे? कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, ट्राई किए हो ये वाला आंसर? अच्छा ये वाला तो मैंने आंसर आप लोगों को लिखने दिया नहीं था। कैसे लिखोगे, पहला आंसर मैं आपको खुद लिखवाती हूँ। आंसर 1, देखो मैंने आपको याद करो, जब मैं राजनांदगांव में थी, मैंने आपको एक क्लास सेशन लिया था हाउ टू राइट केस लॉज वाला, जिसमें मैंने आपको समझाया था आपको केस लॉज लिखना कैसे चाहिए, और एक पीडीएफ भी दिखाया था आप लोगों को उसमें। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना कैसे चाहिए, आपको एक पीडीएफ भी शेयर किया था मैंने, हाउ टू राइट केस लॉ आंसर वाला। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी केस लॉ वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आपका आंसर 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए। अब जैसे ये केस लॉ वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिखोगे कैसे? देखो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइटिंग प्रैक्टिस कराना भी इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको लिख करके बताती हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहला जो हमेशा आपका पैराग्राफ होता है ना, वो हमेशा एप्लीकेबल प्रोविजन का होना चाहिए। एप्लीकेबल प्रोविजन यानी कि लॉ क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है। जो आपका पहला केस लॉ का, हमेशा ध्यान में रखना, रामबाण है आपका, कि जब भी आपका केस लॉ एग्जाम में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आपका फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए एप्लीकेबल प्रोविजन, सेकेंड पैराग्राफ आपका होना चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, और लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए आपका
कंक्लूजन। लास्ट पैराग्राफ आपका होना चाहिए कंक्लूजन। अब एप्लीकेबल प्रोविजन में कैसे लिखोगे आप बताऊं, अपने आंसर को बेटर प्रेजेंट करने के लिए आपको टॉपिक पता चल गया कि ये किस मुद्दे की बात हो रही है। भैया टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो आप ना अपने आंसर को एक हेडिंग दे सकते हो, पार्टनर बाय। हेडिंग देना ऑप्शनल है, यूजुअली मेरी आदत है कि मैं अपने हर आंसर को ना हेडिंग देती हूँ। तो आप अपने आंसर को हेडिंग देके इस तरह से अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इससे क्या है ना, चेकर को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आपने सही पकड़ा है, सही पकड़ा है। इससे चेकर को समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि हाँ ये होल्डिंग आउट का कंसेप्ट है। आधा दिल जितना तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर सेक्शन नंबर याद है तो आपको सेक्शन नंबर से स्टार्ट करना होगा। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे एप्लीकेबल प्रोविजन, सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखोगे थोड़ा सा कंसाइज करके फैक्ट्स ऑफ द केस, लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन। तो आप फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे स्टार्ट करोगे? ऐसे, या तो एज पर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एज पर भी लिख सकते हो या अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हो। यहां पर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब देखो सेक्शन अपन पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़े अपन, सेक्शन कौन सा था भैया? 28 था। अभी अभी अपन ने पढ़ा सेक्शन कौन सा था? 28वां सेक्शन था आपका। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आपने लॉ लिख दिया। अब लॉ लिखने के बाद आप चालू करोगे कि सेक्शन 28 क्या बोलता है। तो यहाँ पर आप पूरा अपना अपना नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा बुक की लैंग्वेज रिफर करनी पड़ेगी। पूरा डिट्टो मैं नहीं बोल रही हूँ कॉपी पेस्ट कर दो, बट हाँ थोड़ी लीगल लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट का कंसेप्ट बोलता क्या है। कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, इफ आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ, मैं कलर चेंज करके लिख रही हूँ, आपको सिंगल कलर पेन से लिखना है ना एग्जाम में, ब्लैक पेन। ठीक है, मैं अपने आंसर में कलर चेंज कर रही हूँ। इफ अ पर्सन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, if a person hold himself out as a partner or allows others to do so, ये हो गया कि अगर वो अपने आप को दर्शाता है या किसी दूसरे को अलाउ करता है, इन दैट केस ही विल बी, या इन दैट केस को हटा सकते हो, इफ अ पर्सन, या ही विल बी हेल्ड लाइबल, या फिर आप ऐसे लग सकते हो ही विल बी हाँ, यहाँ पर आप पहले लिख दो कि he will be stopped from denying that he is a partner and he will be held liable, ऐसा लिख सकते हो। उसको लाइबल ठहराया जाएगा, किस लिए? he will be held liable for all the liabilities, he will be held liable towards the creditor who have issued credit upon the faith of him being a partner, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि a person induce himself that he is a partner, he may allow himself to be represent। रुको, आप लैंग्वेज में बता रही हूँ आप किस टाइप का लिखना। यहाँ पर यस, टू क्रेडिटर्स
ऐसा लिख सकते हो कि he will be held liable as partner by holding out to all the creditors who have lent credit on the faith वाला क्या पॉइंट था, on the faith of his being a partner, ठीक है। तो ये कितना प्यारा से अपन ने लॉ लिख दिया। यहाँ पर अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में लॉ एक्सप्लेन कर दिया। देखो मैं आपको बता रही हूँ केस लॉ वाले क्वेश्चन लिखते कैसे। आपको एक केस दिया गया था, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा 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 हो गया, बता दो क्या करना है। अब सबसे पहले तो आपको लॉ आइडेंटिफाई करना है कि ये किस लॉ की बात चल रही है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट वाले टॉपिक की बात चल रही है, सेक्शन 28 की बात चल रही है। तो आपको डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं, कभी जिंदगी में नहीं, 0 मार्क्स मिलेगा, 0 मार्क्स। आपको डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं लिखना है, पहले आपको लॉ लिखना है कि लॉ क्या बोलता है। तो पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस। अगर सेक्शन याद नहीं है तो ऐसे लिख दो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट तो पता ही होगा ना, तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर लॉ क्या बोलता है वो लिख दो। लॉ ये बोलता है कि अगर आप अपने आप को होल्ड करोगे या अलाउ करोगे तो उस केस में यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट दैट यू आर अ पार्टनर एंड यू विल बी हेल्ड लायबल as a partner by holding out to all the person who have lent credit to the firm on the faith of his being a partner। मतलब उस फेथ पे कि आप पार्टनर हो, उस फेथ पे जो भी क्रेडिट देगा उस क्रेडिट को पे करने के लिए आप भी लाइबल होगे। तो ये पूरा लॉ अपन ने लिख दिया। अब पैराग्राफ चेंज करोगे और लिखोगे अब हमारे केस में क्या है। अब आप लिखोगे हमारे केस में क्या सिचुएशन है, हमारे केस में कैसी सिचुएशन है। तो आप लिख दोगे इन द आप कैसे लिखोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे स्टार्ट करोगे। फैक्ट्स ऑफ द स्टेट हमेशा ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे, ऐसे स्टार्ट करते हैं, इन द गिवन केस। इन द गिवन केस मतलब जो क्वेश्चन में केस दिया हुआ है, अब हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या केस दिया हुआ है। और ये ना आपको क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करना रहता है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्ट करके। मतलब क्वेश्चन में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है ना, आप उसको क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा कट शॉर्ट करोगे, उसको क्रिस्प करोगे, छोटा करोगे और शॉर्ट में एकदम केस समझाओगे कि हुआ क्या, सिचुएशन क्या क्या है। जैसे अपने 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 केस में अपन समझा देंगे कि अपने केस में अपन समझा देंगे अपना अपना फैक्ट्स ऑफ द केस क्या था। एक सेकेंड रुको, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Mr. XU and YU are partners and they introduce MU as a partner and MU remained silent, trader supplied। तो सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो कि आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो, इन द गिवन केस मिस्टर XU represented Mr. XU represented Mr. MU as a partner of his firm ऑन द फेथ ऑफ विच। जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज एज इट इज कॉपी करो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, मिस्टर एक्स यू रिप्रेजेंटेड MU एज अ पार्टनर ऑन द फेथ ऑफ विच मिस्टर ZU supplied 50 लैपटॉप्स कि उन्होंने क्या किया, झूठ बोल दिया और उसके बेसिस पे ZU ने 50 लैपटॉप सप्लाई कर दिए, बट पेमेंट वॉज नॉट मेड।
शॉर्ट में मैंने लिख दिया, एकदम शॉर्ट में। पूरा डिटेल में, पूरा डिटेल में क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना पूरे क्वेश्चन को कॉपी करोगे। तो मैंने फैक्ट समझाया, लेकिन शॉर्ट करके समझाया। देखो क्वेश्चन में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, मैंने फैक्ट्स को शॉर्ट करके समझा दिया कि गिवन केस में क्या 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 हुआ। अब आप इसमें कंक्लूजन लिखोगे। ये फैक्ट्स अपना पूरा हो गया क्या? यस, फैक्ट्स अपना हो गया। अब इस केस में आप कंक्लूजन लिखोगे। क्या कंक्लूजन लिखोगे? कंक्लूजन लिखने से पहले आपको थोड़ा सा एनालिसिस लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस लिख सकते हो कि हियर पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, या तो उसी पैराग्राफ में कंटिन्यू कर सकते हो। हियर मिस्टर MU will be considered as partner by holding out thus Mr. MU will also be held liable for such purpose. That's it. बेसिकली ना ये आपका कंक्लूजन हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया। इन एक सेकेंड लिख लिए क्या? लिख लिए क्या? मेरे को एक करेक्शन करना है। करेक्शन ये करना है कि जब भी हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं ना, तो कंक्लूजन लिखने से पहले हम लोग लिखते हैं 2 लाइन। क्या 2 लाइन लिखते हैं? हम ये लिखते हैं बेस्ड ऑन अवर facts, based on our facts, on the basis of our facts, we can conclude that, and after that we will write Mr. MU, and then we will start writing our answer, that Mr. MU will be considered as partner by holding out, thus Mr. MU, thus, और you can write, बार बार Mr. MU लिखने की जरूरत नहीं है, you can write thus he will be held liable for such purpose. देखो ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो मैम, अलग से एक बात बताओ मैडम, अलग से यहाँ पर एप्लीकेबल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन लिखना जरूरी है क्या? नहीं, वैसा लिखना जरूरी नहीं है। बट whenever you are starting applicable provision, you have to start it with according to this provision of this act, according to section 28 of Indian Partnership Act, या फिर as per भी लिख सकते हो आप कि as per section 28 of Indian Partnership Act, या तो according to लिख दो या तो as per लिख दो। फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे तो ऐसे स्टार्ट करोगे, इन द गिवन केस और इन द अबव केस, ऐसा करके फैक्ट्स ऑफ द केस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दोगे, फिर कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन में वही पूछना जो क्वेश्चन में बताया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि MU लायबल होगा कि नहीं, कंक्लूजन में वही बताओगे जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि MU लायबल होगा कि नहीं, तो आपको वही बताना है MU लायबल होगा कि नहीं, कि हाँ, क्योंकि उसको एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए MU उस पर्पस के लिए लायबल होगा। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। और जब भी आप कंक्लूजन लिखोगे ना, तो आप ऐसे लिखना, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स या बिकॉज ऑफ द अबव फैक्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट, और फिर अपना कंक्लूजन लिख देना। और चाहो तो एक हेडिंग दे देना अपने आंसर को, जैसे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो आप ऐसे छोटा सा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट लिख के अंडरलाइन कर सकते हो, फिर अपने आंसर को ऐसे 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो। प्लीज एक सिंगल पैराग्राफ में अपना आंसर मत लिखना। चाहो तो आप फैक्ट्स ऑफ द केस में कई बार एनालिसिस की, जैसे ये छोटा क्वेश्चन था तो इसमें ना ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, कई बार ना एनालिसिस की जरूरत पड़ती है ना, तो गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद ही आप थोड़ा सा एक और पैराग्राफ ऐड कर सकते हो फैक्ट्स एनालिसिस का। तो 4 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, 3 पैराग्राफ में भी लिख रहे हो तो इनफ है। 3 पैराग्राफ तो मिनिमम होना ही चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेबल प्रोविजन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन। केस लॉज में हमेशा कंक्लूजन लास्ट में लिखा जाता है, लास्ट में हमेशा कंक्लूजन लास्ट में लिखा जाता है, वो भी क्रिस्प। बहुत डिटेल कंक्लूजन, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन एकदम छोटा सा होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वही। क्वेश्चन में क्या पूछा है, MU लायबल होगा कि नहीं, तो हमने लिख दिया हाँ MU
पार्टनर है तो MU लायबल होगा, खत्म। और कुछ भी नहीं लिखना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में सिर्फ वही लिखना है एग्जैक्ट जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है, बस। तो कंक्लूजन भी शॉर्ट होना चाहिए एकदम, फैक्ट्स ऑफ द केस भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करोगे कि क्या क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर देना है, क्वेश्चन बड़ा सा होगा, आप उसको शॉर्ट करके समराइज्ड वे में समझाओगे और एप्लीकेबल प्रोविजन में उससे रिलेटेड लॉ पूरा लिख डालोगे। तो ये है आपका आंसर लिखने का तरीका। अब एकदम डिट्टो ये आंसर कॉपी करना पड़ेगा कि नहीं मैम ये मेरा खुद का बनाया हुआ आंसर है। अब हो सकता है सब्जेक्टिव आंसर चारू अलग तरीके से लिखे, आरची अलग तरीके से लिखे, श्रेया अलग तरीके से लिखे, दैट्स फाइन। कोई दो इंसान पूरा डिट्टो सेम आंसर नहीं लिख सकता। ये मैं बस आपको आइडिया देने के लिए बताई हूँ कि इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। ये मैंने अभी तुरंत ये आंसर बनाया है, तो ये मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। थोड़ा बहुत मैंने बुक से कुछ कीवर्ड्स देखा कि हाँ ये कीवर्ड अच्छा है, ये कीवर्ड यूज करना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से आंसर लिखो, लेकिन ये फॉर्मेट फॉलो करना, ये फॉर्मेट फॉलो करोगे और इसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर को बनाओगे। तो आपको फॉर्मेट और स्ट्रक्चर समझ में आया क्या कि आप कैसे आंसर लिखते हैं, केस लॉ क्वेश्चन कैसे लिखोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी केस लॉ इसी तरीके से बनेगा, इसी तरीके से आप बनाएंगे। एप्लीकेबल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और फिर कंक्लूजन। समझ में आया क्या? आंसर राइटिंग समझ में आई क्या? आंसर नंबर 1 इसको लिख लिए क्या कॉपी में? इसको लिख लिए कॉपी में? इसको लिख लिए कॉपी में? हटा दूं? हो गया? बोलो। Yes. ओके, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, मिस्टर ल्यूसी वाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड टेकन केयर ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। मिस्टर ल्यूसी क्या कर रही थी? पार्टनरशिप डीड बना रही थी, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान में रखा। व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका उन्होंने ध्यान में रखा वाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड? शी वॉन्ट टू नो द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जानना चाहती है ऐसी कौन कौन सी लिस्ट है विच मस्ट बी अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड ड्राफ्टेड बाई हर, जो उसके पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। इधर रहन दो दीदी, इधर रहन दो। Also give list of information to be included in partnership deed. Also give list of information to be included in partnership deed. पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होंगी वो भी आपको लिस्ट में डालनी है। तो कुछ नहीं, याद करो, एक लिस्ट पढ़ाई थी मैंने कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। सबसे पहले बिजनेस का नाम, हमारा नाम, बिजनेस का नाम, पार्टनर्स का नाम, फिर क्या क्या था, कब चालू किए, कब चालू किए और कब तक चलाएंगे, ड्यूरेशन क्या होगा, फिर क्या था, क्या है, कहाँ है, बिजनेस क्या है और एड्रेस क्या है, फिर क्या था, कितना पैसा लगाए हैं कितना मिलेगा, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग, फिर क्या था, एडमिशन और रिटायरमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर था 3 प्रोविजन वाला, प्रोविजन फॉर एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, प्रोविजन फॉर सैलरी, और एक और था प्रोविजन। एक पॉइंट मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, बाकी सारे पॉइंट मेरे को क्लिक कर गए। आपको कितने पॉइंट क्लिक किए, कोई मुझे बता सकता है? मैक्सिमम पॉइंट क्लिक किए कि नहीं? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, क्लिक किया क्या बिना बुक देखे? यस, ओके। तो अब इस आंसर को आप लोग लिखोगे कैसे? सर मैम मैं ये चाहती हूँ कि डायरेक्ट आंसर लिखने के बजाय, मतलब डायरेक्ट स्टार्ट करने से की जगह आप कैसे कर सकते हैं, आंसर नंबर 2 डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है आपको कि फॉलोइंग पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड, नहीं। ऑल्दो आपके बुक के आंसर में देखो डायरेक्टली इंक्लूड किया गया है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली इंक्लूड मत करो। आप यहाँ पर पहले पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बारे में बताओ कि व्हाट इज, पहले आप पार्टनरशिप डीड के बारे में बताओ। तो आप ऐसे एक टाइटल दे सकते हो, पार्टनरशिप डीड। मेरे हिसाब से नहीं, आइडियली आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपने जैसे पार्टनरशिप डीड बोल दिया, अब पार्टनरशिप डीड के बारे में 2 लाइन लिखो कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप, द अग्रीमेंट, द रिटन अग्रीमेंट, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, rather you can write the written partnership agreement, the written partnership agreement, the written partnership agreement which contains
लिख रहे हो ना आप मेरे साथ साथ, वैसे रुक सकते हो। विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस, द रिटन पार्टनरशिप अग्रीमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ relationship between partners is known as partnership deed। पार्टनरशिप डीड, ये आपने लिख दिया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक लाइन आपने लिख दिया। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोल रहा है मिस लूसी जो है वो बना रही है और उनको पॉइंट जानना है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, राइट। सो आपने ये लिख दिया पार्टनरशिप डीड में। सो नाउ यू कैन राइट कि आपने पार्टनरशिप डीड के बारे में एक पॉइंट बता दिया, अब बता दो मिस ल्यूसी के बारे में। मिस ल्यूसी शुड टेक केयर of following points while drafting partnership deed। पार्टनरशिप डीड। अब बस धड़ाधड़ चालू हो जाओ, धड़ाधड़ पॉइंटर्स में लिखना, और पॉइंट लेफ्ट मार्जिन में नहीं लिखोगे, खबरदार लेफ्ट मार्जिन में कुछ भी लिखा तो हमेशा राइट मार्जिन के अंदर ही लिखोगे। ये छोटी छोटी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, 1 मार्क चल जाएगा आपका, एक मार्क बहुत मैटर करता है प्रोफेशनल कोर्सेज में। लेफ्ट मार्जिन में कुछ नहीं लिखोगे, यही अंदर साइड ही लिखोगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में लिखोगे क्या क्या, एक एक करके लिख दो। नेम ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, नेम of partners, name of partners, nature and place of business, nature and place of business, और क्या क्या था, बहुत सारा था, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद हो जाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन दिस, फलाना टिकना। उसके बाद और क्या हो जाएगा, नेचर एंड प्लेस के बाद हो जाएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जितने पॉइंट ध्यान में आ रहे हैं ना लिख डालना, ऐसा नहीं कि बस 4 मार्क्स का है तो 4 ही पॉइंट लिखोगे, नहीं, 4 मार्क्स का है ना तो 6-7 पॉइंट लिख के आओ कम से कम। जितने पॉइंट आते हैं ना इधर छोटे छोटे तो आधे आधे तो पॉइंट है, कम से कम डबल तो लिख ही देना, एकदम छोटे छोटे तो पॉइंट है। नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, 8 पॉइंट तो लिख ही देना। तो इस तरह से आपका सेकेंड आंसर ड्राफ्ट होगा। इस तरह से पहले पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछा है ना, तो एक लाइन छोटा सा पार्टनरशिप डीड के बारे में लिख दो। उसके बाद लिखो मिस ल्यूसी का नाम लिखना जरूरी है क्या? हाँ, क्वेश्चन में बोला है ना मिस ल्यूसी ड्राफ्ट कर रही है, उनको बताओ, तो मिस ल्यूसी को कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने चाहिए, तो इस तरह से लिख सकते हो मिस ल्यूसी शुड टेक केयर ऑफ और शुड फॉलो फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड, और पॉइंट्स तो आपको पता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ड्राफ्ट बनेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ये केस लॉ नहीं है, ये केस लॉ नहीं है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया, फैक्ट्स ऑफ द केस प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस कंक्लूजन। मैं बोलूंगी दीदी ये केस लॉ भी तो नहीं है, डायरेक्टली तो आपको बोल दिया गया है कि लूसी को बता दो, लिस्ट बता दो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट बता दो, लिस्ट बता दो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन का इंट्रोडक्शन देके डायरेक्टली पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। ये केस लॉ वाला क्वेश्चन था। तो केस लॉ वाले क्वेश्चन में आप अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एप्लीकेबल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से हेडिंग देके डायरेक्टली अपने आंसर को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आंसर लिखना किस तरह से है? राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। आपका सिर्फ एमसीक्यू होता तो मैं नहीं बोलती आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने, ठीक है, आपका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्जेक्टिव पेपर है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे बुक के कंप्लीट होते हैं, किसके, हमारे पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के, और सारे एमसीक्यू भी कंप्लीट होते हैं। मेरे हिसाब से आपका आज के आज ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। इसके क्वेश्चन भी क्या करना, आप फिर से एक बार खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लेना, खुद से एक बार फिर से लिख के प्रैक्टिस कर लेना इसके क्वेश्चन। मैं छांट के देखती हूँ, अगर आरटीपीसी ने इस चैप्टर के मुझे और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको भेजती हूँ, वो कॉपी में करके सेंड करना मुझे होमवर्क, ठीक है। कोई डाउट है कि चैप्टर 1 एकदम अच्छे से मक्खन की तरह हो गया कि नहीं? चैप्टर 1 एकदम मक्खन की तरह हुआ कि नहीं? Yes. कोई डाउट है चैप्टर 1 में? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि हाँ बन जाएगा, इस चैप्टर से तो कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा आ रहा है क्या कि हाँ एक एक पॉइंट दिल दिमाग सब जगह बैठ गया है? यस। एक बार और
और अच्छे से हो जाएगा। और वो रीडिंग एक महीने बाद करोगे तो नहीं आएगा, वो अभी आज के आज करना पड़ेगा। जो रिवीजन सेल्फ स्टडी मैटर करती है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप खुद से रिवाइज करो, तभी आप अच्छा कर पाओगे। खुद से रिवाइज करो, डाउट होगा तो कल की क्लास में पूछ लेना। और आज के आज बेशरम मत बनना। आज के आज ये चैप्टर आपका सेल्फ स्टडी करके हो जाना चाहिए, सेल्फ स्टडी करके हो जाना चाहिए। मैंने क्वेश्चन भी करा दिया है, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी करा दिया है, मैंने आपका राइटिंग प्रैक्टिस स्पेसिफिकली कराया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी क्योंकि अपने पास उस समय टाइम कम था, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इसमें राइटिंग प्रैक्टिस कराया है आपका 2 क्वेश्चन का, ताकि आपका प्रैक्टिस हो। मैं ट्राई करूंगी और सारे चैप्टर का, अभी आने वाले चैप्टर्स का राइटिंग प्रैक्टिस कराने का। खुद से आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा और खुद से रिवीजन करके आओ, तभी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, रिवीजन करोगे सब कोई चैप्टर को? Yes, sir. कल मैं क्वेश्चन कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी पूरे यूनिट से क्वेश्चन पूछूंगी, सबका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर, बाय बाय। Madam, यस। हाँ। this way, मतलब important point. वही तो है। Second, हाँ हाँ, वही जो मैंने अभी अभी बताया। हाँ हाँ हाँ। क्या बोल? ठीक है। अच्छा, मैं समझ गई। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ना, मैंने एक ही क्वेश्चन को डील किया ऐसा। यहाँ पर बोल रहा है मिस्टर ल्यूसी, मिस ल्यूसी को 2 चीज बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू टेक केयर व्हाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड। पहला ये, और दूसरा लिस्ट बताओ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी पार्टनरशिप डीड में, ऐसा। ओके ओके। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया, मैंने लिस्ट बताया कि लिस्ट में क्या क्या आएगा, लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। एक फर्स्ट, ये बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर 2 छुपे हुए क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन डील किया। एक और क्वेश्चन है कि क्या क्या पॉइंट्स हमें टेक केयर करना होगा पार्टनरशिप डीड को लेकर के। तो ऐसे तो ज्यादा कोई पॉइंट्स नहीं है पार्टनरशिप डीड को लेकर के। एक दो चीज है कि हाँ, ये स्टैम्प्ड होना चाहिए, रजिस्टर करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ऑल्दो कंपलसरी नहीं है, आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। और इसमें साइन होना चाहिए सबका, सारे पार्टनर्स का। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। बुक में क्या लिखा है, मिस्टर ल्यूसी मिस ल्यूसी वाइल ड्राफ्टिंग शुड टेक केयर ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, नो मच फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। वैसे ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है नहीं पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाने के लिए। पॉइंट मैंने बताया, पार्टनरशिप डीड मे बी इन राइटिंग और वर्बली, द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। यही वाला पॉइंट तो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, डेफिनेशन लिखवाया था मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का। उसके बाद इट शुड बी ड्राफ्टेड विद केयर एंड स्टैम्प्ड। स्टैम्प वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट। If partnership comprises of immovable property, then it must be in writing, stamped and registered। हाँ, ये वाला पॉइंट, अरे याद करो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। वो जो अपन ने पार्टनरशिप के बारे में, डीड के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ा था ना ऊपर, कौन सा वाला, पार्टनरशिप डीड के बारे में ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था, कौन सा पैराग्राफ, ये वाला। ये जो पैराग्राफ पढ़ा था ना पार्टनरशिप डीड के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स, ये सारे आप लिख दोगे पॉइंट्स टू टेक केयर में, और फिर ये आ जाएंगे आपका लिस्ट में। तो पॉइंट्स टू टेक केयर में कुछ नहीं, इसी को पॉइंटर्स बना के आप लिख दोगे। पहला तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन लिख दोगे, दूसरा लिख दोगे कि वो स्टैम्प होना चाहिए, तीसरा लिख दोगे कि अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तब तो राइटिंग, स्टैम्प, रजिस्टर तीनों जरूरी है। ये तीनों पॉइंट लिख दोगे, इतना काफी है। इसके बाद लिख सकते हो, और कोई ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट है नहीं, और ये सारी हो जाएगी लिस्ट। तो आई एम सॉरी, इसका 2 आंसर होगा, मैंने एक ही आंसर लिखा। तो ये तो हो जाएगी लिस्ट। ये जो मैंने 1 2 3 4 बताया, ये तो हो जाएंगी आपकी लिस्ट। पॉइंट्स टू टेक केयर में, पॉइंट्स टू टेक केयर में वो सब लिख देना अभी जो मैंने बताया कि स्टैम्प होना चाहिए, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ऐसा होना चाहिए, और डेफिनेशन लिख देना। उसके बाद नीचे लिखना कि मिस उसके बाद नीचे लिखोगे आप, क्या लिखोगे कि फॉलोइंग पॉइंट्स लिस्ट, फॉलोइंग is the list of
आइटम टू बी इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड मतलब आपने एक दूसरी सब हेडिंग दे दी कि अब मैं बताने जा रही हूँ, ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है ये सारे आइटम इंक्लूड होंगे, और यहाँ पर आपने लिख दी फॉलोइंग पॉइंट टेक केयर करेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट लिख दिए, फिर अपन ने सब हेडिंग दे दिया कि फॉलोइंग लिस्ट आइटम इंक्लूड होंगे पार्टनरशिप डेट में, फिर 1 2 3 4 पॉइंट लिख दिए। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, यस। ऐसा ही लिखा है तुमने, ऐसा ही लिखा है अपना आंसर? नहीं, वो तो ट्रू टेस्ट है, वो क्यों आएगा? वो तो ट्रू टेस्ट है। नहीं 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 नहीं, वो तो ट्रू टेस्ट है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आप डीड में क्या क्या लिखोगे? क्वेश्चन के इंटेंशन को समझो ना। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि विच इंफॉर्मेशन विल बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। डीड तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, आप उसमें क्या क्या लिखोगे? तो वो जो लिस्ट अपन पढ़े थे वो आएगी, क्या क्या लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में। समझ? अच्छा अच्छा, समझ गई। अच्छा, समझ गई। नहीं, उसमें फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट में ना आपको उसके बारे में नहीं लिखना है। देखो, कुछ यहाँ पर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पार्टनरशिप डीड बोला है, तो आप टॉपिक चेंज नहीं कर सकते। आप पार्टनरशिप डीड के ही बारे में जो पॉइंट्स आपको पता है वो लिखो ना। पार्टनरशिप डीड के बारे में जो पता है वो लिख दो। आप तो पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया ना, वो तो ट्रू टेस्ट है, वो नहीं आएगा। ठीक है? हम्म, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम।